नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 2020 पूर्ण विश्लेषण के हमारे स्पेशल सेशन में। हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस स्पेशल सेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी, कंप्लीट एनालिसिस फ्रॉम 1947 टू 2020। इस बड़े प्यारे सेशन में मैं बिगिनर लेवल से आपको ये बताऊंगा कि 1947 में आज़ादी मिलने से लेके आज 2020 में हमारी अर्थव्यवस्था में क्या क्या बड़े विकास क्रम से ये पूरी व्यवस्था गुजरी है एंड व्हाट हैव बीन द मेन फीचर्स ऑफ इट। एग्जाम्स के लिए, लर्निंग के लिए, सेल्फ ग्रोथ के लिए ये बहुत यूजफुल सेशंस हैं। यह हमारे तपस्या प्रोग्राम का हिस्सा है। आज डे 42 है। गवर्नमेंट स्कीम्स और प्रीलिम एमसीक्यू का कंटेंट इसी पीडीएफ के साथ मिलेगा। शाम को 7 बजे के बाद हमारे पीटी ऐप पर नोटिफिकेशन सेक्शन में इसका पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्ण विश्लेषण, अ ग्रेट प्राइमर फॉर बिगिनर्स। थैंक यू सो मच। हमने फॉर्मेट चेंज किया डे 41 से, जिसमें हमने कोरोना वायरस का फुल अपडेट दिया था। आज हम आपको उसी तरह एक पूरा टॉपिक लेकर उसका A to Z समझा देंगे एक बिगिनर लेवल पर। आप लोगों को अच्छा लग रहा है, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाएं, मजा आएगा। बच्चे पास होंगे, पढ़ेंगे, बस हमारी मेहनत सफल। कीर्ति कुमार मनसा गुजरात से टेस्टिमोनियल लिखते हैं। काफी दिल से उन्होंने बातें लिखी हैं, उनको मजा आया है। लवकेश कुमार चंडीगढ़ से टेस्टिमोनियल लिखते हैं, उन्होंने भी दिल से बहुत सारी बातें लिखी हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। सभी बच्चे बराबर पढ़ें, जीवन में सफल हों, और आप भी हमारे लिए टेस्टिमोनियल ज़रूर लिखें जो हमने लिंक दी है। पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, लिंक को क्लिक करेंगे, लिंक ऑन हो जाएगी, तुरंत एक खूबसूरत टेस्टिमोनियल हमारी टीम के लिए ज़रूर लिखें। गॉड ब्लेस अस ऑल। आगे चलते हैं, यह है आज का एजेंडा। चलिए काम शुरू करते हैं। इंडियन इकोनॉमी 47 टू 2020 फुल एनालिसिस। प्यारे दोस्तों, आखिर किस किस मोड़ से निकलकर हमारी अर्थव्यवस्था यहां तक पहुंची है, आज थोड़ा इसकी तरफ दृष्टिपात कर लिया जाए। तो बड़ा खूबसूरत गाना था, किस मोड़ से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रख कर। तो वो गीत तो खैर हम नहीं गाएंगे, लेकिन अर्थव्यवस्था के बहुत सारे गीत गुनगुनाए जाएंगे। आइए शुरू करते हैं समझना सबसे पहले बिंदु से। सो विच इज द वेरी फर्स्ट थिंग वी विल डिस्कस नाउ? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अर्ली ईयर्स 1950s, 60s एंड 70s। प्यारे दोस्तों, भारत को जब आजादी मिली 1947 में, उस वक्त भारत के नेताओं के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी रिसोर्सेस की। देश में से एक हिस्सा कट के अलग हुआ था। अंग्रेजों ने 200 सालों तक जी भर के भारत को लूटा था। भारत को एक रिसोर्स सेंटर बना के यहाँ से सारे रिसोर्सेस की ड्रेनिंग आउट की गई थी। और उस परिस्थिति के बीच में जब भारत की कमान हमारे देश के नेताओं के हाथ में आई, तो चुनौती थी रिसोर्सेस की कि भाई पैसा आएगा कहाँ से, कैपिटल आएगी कहाँ से, और जो पूरी अर्थव्यवस्था हमारी होने वाली है उसका मॉडल क्या होगा, हम उसको चलाएंगे किस प्रकार से। तो आइए 50, 60, 70s के कुछ जनरल मॉडल जो यूज किए गए वो क्या थे, उनको समझते हैं। द फंडामेंटल इश्यू ऑफ कैपिटल, बिकॉज बिना कैपिटल के देश की तरक्की हो नहीं सकती, पूंजी के। एंड द इकोनॉमिक मॉडल, आप आखिर कौन सा आर्थिक मॉडल प्रयुक्त करेंगे देश के निर्माण के लिए, क्योंकि आपको तो खाली स्लेट मिली है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने पहले चुनाव 1951-52 में हुए थे। पहली सरकार 51-52 में बनी और वहां से 5 साल चली, और हर 5 साल के लिए फिर चुनाव होने शुरू हुए। वो भी अपने आप में एक बड़ी बात एक नए देश के लिए, क्योंकि ये नहीं भी होता तो लोग क्या कर लेते। लेकिन एक डेमोक्रेसी बनी, संस्थागत व्यवस्था बनी, एक ढांचा तैयार हुआ, अलग अलग इंस्टीट्यूशन बनना शुरू हुई। ये 1950 से हुआ। जो सबसे बेसिक इकोनॉमिक मॉडल था, अब उसमें एक चॉइस थी पंडित नेहरू की सरकार के सामने। या तो हम अर्थव्यवस्था की कमान पूंजीवादियों के हाथ में दे देते, कैपिटलिस्ट के हाथों में, या सरकार उसकी कमान प्राइमरीली अपने हाथ में रखती और एक छोटा सा प्राइवेट सेक्टर पैरेलल में ग्रो होने देती। पंडित नेहरू ने, जो कि ब्रिटेन से पढ़े हुए भी थे, फेबियन सोसाइटी को समझाता जाना था, जो कि सोशलिज्म का एक मॉडल था। भारत में समाजवाद का एक प्रारूप मॉडल लाया गया, फेबियन सोशलिज्म। वो अच्छा है, बुरा है, क्या है, इस पे बात होगी अभी। मॉडल क्या था? फेबियन समाजवाद। बेसिक आइडिया इसमें यह था दैट द वेरियस मेजर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी
विल बी कंट्रोल्ड बाय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। जो बिल्कुल मोटा मोटा एक फंडा है वो ये कि भारत सरकार और राज्य सरकारें अपनी अपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बनाएंगी, सरकारी कंपनियां बनाएंगी, जिनमें बड़े बड़े अधोसंरचना की परियोजनाओं को लाया जाएगा। बांध बनाने का काम हो, बिजली बनाने और वितरण करने का काम हो, खनन चलाने का काम हो, स्कूल कॉलेज बनाने का काम हो, आदि आदि आदि। तो इस प्रकार से द PSUs वर सपोज टू अटेन द कमांडिंग हाइट्स इन द इकोनॉमी। ये शब्द पंडित नेहरू के द्वारा इस्तेमाल किया गया था, सरकार के द्वारा इस्तेमाल किया गया था कि सरकारी कंपनियां एकदम ऊंचाई पर जाएंगी भारत में, कमांडिंग हाइट्स। लेकिन प्राइवेट कैपिटल को खदेड़ नहीं दिया गया, एक छोटा सा प्राइवेट सेक्टर पैरेलल में चलता रहा। तो इसी को हमने मिक्स्ड इकोनॉमी बोला, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो 7वीं 8वीं 9वीं क्लास में स्कूल में हमें बताया जाता है कि भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी एक मॉडल के रूप में प्रयुक्त हुआ। अब चूंकि भारत से कैपिटल का ड्रेन 200 सालों में बहुत ज्यादा हो चुका था, तो भारत को फिर से खड़ा कर पाना बहुत बहुत बड़ी चुनौती थी। आबादी हमारी 30 करोड़ के आसपास थी 1947 में, और तब भी वो आबादी तो काफी ज्यादा ही थी। फंडामेंटल लेवल पर सरकारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में सारी इनिशियल एनर्जी लगाई गई। आपको बात समझ में आई? इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काफी काम हुआ। अभी हम 1950s पर ही हैं। पैरेलल में 1950 में हमारा संविधान भी लागू हो गया। आखिर भारत को संविधान की जरूरत थी क्या? अब आप बोलेंगे सर आज कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर तो है नहीं, हम तो आज बात कर रहे हैं अर्ली ईयर्स 50, 60, 70s की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी को समझ रहे हैं। जब संविधान लागू हुआ तो उसी के साथ भारत जैसे एक बहुत प्राचीन देश में रूल ऑफ लॉ लागू हो गया, कानून का राज, जिसमें जुडिशरी जो है वो संविधान का प्रहरी बन गया, न्यायपालिका। और बाकी के जो दो अंग थे, कार्यकारी यानी एग्जीक्यूटिव, जिसमें सरकार आ गई और नीचे एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, और लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका। इन तीनों के मिश्रण से डेमोक्रेसी बनी। द 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। चौथा है मीडिया। अब उसके तो क्या हाल है सारी दुनिया में, सबको पता है। तो 1950 से एक कानून आधारित व्यवस्था बनाने की कोशिश की गई। आप अगर आज 1945 से 2020 की अमेरिका की यात्रा को देखते हैं तो प्यारे बच्चों, आपको यह बहुत अच्छे से पता है कि जो अमेरिकी डॉलर है उसे क्या कहा जाता है बेटा? रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। वो विश्व की हम आरक्षित मुद्रा के रूप में जानते हैं, सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा। ये कोई ऑफिशियल टाइटल नहीं है, लेकिन ये 1945 से ब्रिटेन ने अपनी एक प्रभुत्व वाली स्थिति को छोड़ दिया। अमेरिका का नेतृत्व स्वीकार हो गया, यूनाइटेड नेशन बना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बना, वर्ल्ड बैंक बना, ITO बनते बनते रहा। फिर वो 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आया। हालांकि 48 में फिर गैड बन गया था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। और अमेरिका के रूप में एक पैक्स अमेरिकाना हो गया कि लोगों ने उसकी एक प्रभुता स्वीकार कर ली, और उसी का बनाया हुआ एक एक्सचेंज सिस्टम मॉनेटरी वो चालू हुआ। 72 में वो कोलैप्स भी हुआ। आज तक अमेरिकी डॉलर रिजर्व करेंसी है, क्योंकि ये डॉलर सबसे मजबूत है। दुनिया में 60% से ज्यादा डॉलर जोन है। सभी देशों के सेंट्रल बैंक डॉलर को अपने रिजर्व में रखना चाहते हैं, और इंटरनेशनल ट्रेड में मैक्सिमम सेटलमेंट US डॉलर में होते हैं। चीन इसको धीरे धीरे प्रतिस्थापित करने की कोशिश कर रहा है, अभी वो सफल नहीं हुआ है। शायद इलेक्ट्रॉनिक रेनमिनबी के बाद वो 10 सालों में सफल धीरे धीरे हो, पता नहीं, देखेंगे। तो वापस आते हैं दोस्तों, हम अभी पहले बिंदु पर ही हैं। द अर्लियर ईयर्स 50, 60, 70s की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। तो फेबियन सोशलिज्म का मॉडल लाया गया क्योंकि हमारे संविधान में वेलफेयर स्टेट निर्माण की बात की गई थी। ये सारे टर्म्स आज इतने ज्यादा रेलेवेंट हो गए हैं क्योंकि आज हम सड़कों पर माइग्रेंट लेबरर्स को मरते हुए देख रहे हैं। लाखों करोड़ों प्रवासी मजदूर जो भारत में यहां वहां काम की तलाश में जाते हैं, लॉकडाउन होने के बाद, पैंडेमिक की भयानक स्थिति आने के बाद वो सड़कों पर आ गए। तो ये बहुत एक विचारणीय प्रश्न खड़ा हो गया है कि भाई वेलफेयर सिस्टम्स उनका ध्यान क्यों नहीं रख पाए। एक कल्याणकारी राज्य बनेगा, और उस कल्याणकारी राज्य में ऐसा माना गया कि जब तक PSUs नहीं होंगे तो कल्याण कैसे होगा। कल्याणकारी राज्य का, अर्थव्यवस्था का मूल मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन सही ढंग से हो। दुनिया में सारा खेल अल्टीमेटली तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स का ही है ना। किसके पास कितने एसेट्स, कैपिटल जाती है, यही तो खेल है दुनिया का।
आज 2020 में जो परिस्थिति है किसी से छुपी हुई तो है नहीं। दुनिया के 8 सबसे अमीर लोग, ये ऑक्सफैम एनजीओ की रिपोर्ट है, 8 जो सबसे प्रचुर धन कुबेर हैं, उनके हाथ में 50% मानवता के बराबर की दौलत आ गई है। मानवता की आज हमारी आबादी है 780 करोड़, तो 8 लोगों के पास, प्यारे दोस्तों, 390 करोड़ लोगों के बराबर की दौलत है। तो ये तो एक अनसस्टेनेबल सिस्टम है ना, ये तो स्थिर हो ही नहीं सकता ऐसा सिस्टम। और उससे उपज रही सारी बीमारियां आज हम पैंडेमिक के बाद तो और फूट फूट कर देख ही रहे हैं। वापिस चलो 50, 60, 70s में। मैं आपको पूरे ये 70 साल की जो यात्रा करवा रहा हूं वो इसलिए कि सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाएं और एक बिगिनर को भी बिल्कुल बेसिक लेवल पर बातें समझ में आए। थोड़ी देर बाद हम जब पॉइंट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 देखेंगे तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा दिमाग में आपके कि आखिर भैया संदीप सर पढ़ाना क्या चाहते थे। दोस्तों, ये 1.5 घंटे का सेशन करके आप इस विषय पे 3 घंटे बोल पाओगे, और जो ज्यादा कॉन्फिडेंट है वो तो 4.5 घंटे बोल देगा। सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर लेना, आपके प्यार और समर्थन से गाड़ी चल रही है हमारी। तो पंडित नेहरू फेबियन सोशलिज्म लाए, 12-13 साल उन्होंने राज किया। उसके बाद चीन ने बहुत घातक उनको 1962 में धोखा दे दिया। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने उनको रिप्लेस किया, लेकिन मॉडल सोशलिज्म का चलता रहा। अब हुआ यह कि इस सब के चलते भारत में बहुत सारे कानून बने अर्थव्यवस्था से संबंधित, जैसे कि मोनोपोलीज और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। बाद में ये संशोधित होकर कमीशन बन गया और अब वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, जिसकी ऑर्डर्स को सही ढंग से लागू कर पाने में पसीने छूट रहे हैं। समझ में आया? उसके बाद आया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। ये किसी क्रम में नहीं बता रहा हूं, अलग अलग कानून बता रहा हूं। फिर एक था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ये जो अलग अलग कानून थे, इन्होंने दरअसल क्या किया प्यारे दोस्तों, इन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। किस प्रकार के थे वो मैं अगले बिंदुओं में भी कवर करूंगा। 1950, 60 और 70 में हालांकि प्राइवेट अपनी तरफ से कोशिश करते रहे, लेकिन इन कानूनों की वजह से वो ग्रो नहीं हो पाए और पब्लिक सेक्टर ने अच्छा काम किया। बहुत शानदार बांध बने, आईआईटी आईआईएम बनना शुरू हुए, फर्टिलाइजर कंपनीज बनी, सड़कें बनी, पुल बने, सब कुछ हुआ, सब कुछ हुआ। एक गाड़ी तो शुरू हो गई, ग्रीन रेवोल्यूशन 1980s आते आते आ गया, ये सब कुछ हुआ। लेकिन अल्टीमेटली जिस तरह से हमें एक वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था तैयार करनी थी वो हम नहीं कर पाए। हमें कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी बनानी थी, वो कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी हम 50, 60, 70 के दशक में तो नहीं बना पाए। तो ये कहानी थी 50, 60s और 70s की। आज भी जब हम प्यारे दोस्तों देखते हैं हमारी अर्थव्यवस्था को, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी देश के जीडीपी को आप 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। ये तो हमारे तपस्या वाली चक्री बन गई है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं एक रैंडम बना रहा हूं। एग्रीकल्चर, कृषि, इंडस्ट्री, उद्योग, सर्विसेज, सेवा क्षेत्र। 1950 के दशक में सेवा क्षेत्र नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी ना। ये तो 70s, 80s, 90s में कंप्यूटरों के आने के बाद एक पूरा सेक्टर निकल कर आ गया। तो मोटे तौर पर किसी भी देश के जीडीपी में कृषि होता है, उद्योग होता है, सेवा क्षेत्र होता है। ये तो मालूम है ना आपको। आज भारत में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज का क्या रेशियो है, कोई बताएगा? क्या अनुपात है हमारे टोटल जीडीपी में? और पिछले वर्ष का हमारा पूरा जीडीपी कितने लाख करोड़ था, उसमें इनका कितना हिस्सा था, कोई बताएगा? याद रखिएगा, मैं एकदम बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ्स, चार्ट्स वगैरह नहीं दिखाऊंगा। इन सेशंस का वो लक्ष्य ही नहीं है। उसके लिए हमारे दूसरे बहुत सारे सेशन है चैनल पर, वो देखिए, आपको समझ में आएगा। तो भारत का जीडीपी उस वक्त किसके द्वारा डोमिनेटेड था, जल्दी से बताइए? एग्रीकल्चर। बड़ी खतरनाक बात यह है कि 1950, 60, 70 में अगर कृषि हमारा सबसे बड़ा क्षेत्र था, आज 2020-21 में कृषि क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। कम से कम आधी आबादी कृषि और कृषि संबद्ध क्षेत्रों में जुड़ी हुई है। एटलीस्ट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड एग्री अलाइड सेक्टर्स। ये समझ में आ गया आपको? हालांकि हमारा सबसे बड़ा वैल्यू वाइज सेक्टर है सर्विसेज, जिसमें आबादी बहुत कम लगी है। तो ये पूरा सामाजिक इम्बैलेंस आने का जो एक कारण है ना, पूरा तराजू एक तरफ झुक गया, वो ठीक नहीं है। क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर्स हैं वहां वैल्यू क्रिएशन नहीं हो रहा है, जो वैल्यू क्रिएशन इंटेंसिव सेक्टर्स है वहां एम्प्लॉयमेंट नहीं आ रहा है। तो ये बहुत अजीबोगरीब स्थिति में हम आज हैं। लेकिन फिलहाल 50, 60, 70 की कहानी आपको क्लियर हुई कि नहीं? इसी दौरान दोस्तों भारत के सामने फूड स्कैरसिटी बहुत बड़ी समस्या थी।
हम कृषि में फूड ग्रेन संपन्न देश नहीं बन पाए थे। कैसे बनते? 200 सालों तक अंग्रेजों ने इतना बेदर्दी से हमें लूटा था। भारत केवल एक रिसोर्स सप्लायर कंट्री बन के रह गया था अंग्रेजों के लिए। पूरी तरह से खोखले हो चुके थे हम। वहां से रिबिल्ड करना कृषि को आसान काम तो नहीं था। तो सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लाई। जैसे आज की सरकार इतनी 50 योजनाएं चलाती हैं, वैसे ही पंडित नेहरू के समय से योजनाएं आना शुरू हुई। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने बहुत काम करने की कोशिश की, सबकी, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन इतना कभी हो ही नहीं पाता था। आज की बात करूं 2020, 21, 22 की, तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन हो या हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन हो, दो तरह की कृषि होती है भारत में। खाद्यान्न कृषि, बागवानी कृषि। बागवानी कृषि में पैसा ज्यादा है। उसमें आ गए फ्लावर्स, उसमें आ गए फ्रूट्स, उसमें आ गए वेजिटेबल्स, उसमें आ गए स्पाइसेस। 320-30 मिलियन मेट्रिक टन से ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है हॉर्टिकल्चर में भारत में। और फूड ग्रेन भी इस साल 295 मिलियन मेट्रिक टन का टारगेट सरकार का है। तो हम अब ओवरऑल प्रोडक्शन में बहुत शानदार जा रहे हैं। डबलिंग फार्मर इनकम का भी लक्ष्य है। हालांकि चुनौती से भरे रहे हैं पिछले 5-6 साल, और अब पैंडेमिक के बाद चुनौती और बढ़ गई है। लेकिन 50-60 के दशक में हालात इतने भयंकर थे कि हमें लगातार भोजन इंपोर्ट करना पड़ रहा था। तो अमेरिका से जहाज भर भर के गेहूं आता था। अब वो स्थिति तो सस्टेनेबल थी नहीं ना। अमेरिका भी इस बात को जानता था। इसीलिए अमेरिका ने अपने साइंटिस्टों को मेक्सिको भेजकर मेक्सिको में पूरा ग्रीन रेवोल्यूशन लाया था। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग उसके लीडर थे, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि दुनिया के गरीब देशों में साम्यवाद पहुंच जाए। भुखमरी रहेगी तो लोग हथियार उठा लेंगे, कम्युनिज्म आ जाएगा, सोवियत संघ सब तरफ चला जाएगा। तो अमेरिका ने सोवियत संघ को रोकने के लिए मेक्सिको में अपने साइंटिस्ट भेज के ग्रीन रेवोल्यूशन करवाई। ये बहुत बड़ा चैप्टर है इतिहास का, बहुत कम लोगों को पता है। और फिर भारत को मदद देने के लिए, अन्य देशों को मदद देने के लिए साइंटिस्ट लोगों को मेक्सिको बुलाया। फिर भारत की बड़ी दूरदर्शी सरकारें थी, उन्होंने डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को इंडिया बुला लिया। डॉक्टर MS स्वामीनाथन के साथ में फील्ड वर्क हुआ। ये सब फील्ड के लोग हैं। और भारत में हरित क्रांति आ गई भैया। समझ में आया आपको? तो भारत में जो हरित क्रांति आई, अब ये हरित क्रांति है तो इसको हम लाल में कैसे लिखेंगे? तो ये जो हरित क्रांति भारत में आई 1970s से आना शुरू हुई, धीरे धीरे करके आई, 80s में पूरी ताकत में फैल गई। इसका फॉर्मूला क्या रहा? बहुत सिंपल, हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स, उच्च उपज बीज की किस्में, बहुत सारा पानी और इरिगेशन, सिंचाई। तो इसके लिए आपको बिजली की आवश्यकता पड़ेगी, तो बिजली मुफ्त में दी जाने लगी या कम रेट पे दी जाने लगी। और केमिकल फर्टिलाइजर्स, रासायनिक उर्वरक। तो दुनिया भर में जितना भी ग्रीन रेवोल्यूशन आया है उसके 3 तत्व रहे हैं: उच्च उपज की बीज, इरिगेशन जल सिंचाई, और रासायनिक उर्वरक। इन तीनों ने 30 साल में कमाल कर दिया। दुनिया में क्रांति आ गई। इतना खाना पैदा हो गया कि भूखमरी हमेशा के लिए समाप्त हो गई। लेकिन आज अब इनका असर समाप्त हो चुका है। अब इनकी मार्जिनल यूटिलिटी बड़ी कम है। तो एक सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन जो बायोटेक्नोलॉजी से आएगी, अब उसकी दरकार है। उस पर काम हो रहा है। भारत बहुत आगे है इस फील्ड में। एक से बढ़कर एक हमारे यहाँ साइंटिफिक लैब्स हैं, और हमारे बड़े बड़े संस्थान, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च की बात करूं मैं, ICAR की बात करूं, या जितने भी अलग अलग कृषि अनुसंधान संस्थान हैं भारत के, सैकड़ों लेबोरेटरीज के साथ भारत में बहुत शानदार काम कर रहे हैं। इसमें कोई शक ही नहीं है। वो हमारा आज का एजेंडा नहीं है, इसलिए उसमें ज़्यादा गहरे में नहीं जाऊंगा। अभी तक का सब कुछ समझ में आ गया? तो हमारे प्रारंभिक वर्ष कम GDP ग्रोथ वाले थे, समस्याओं से भरे थे, लेकिन धीरे धीरे हमने तरक्की करना शुरू कर दी थी। अब इस दौरान, ये जो पूरा फेज था ना, इस दौरान हमारे भारत का GDP ग्रोथ रेट 3 से 4% पर एनम का रहता था। इसके लिए इकोनॉमिस्ट लोगों ने 1960, 70, 80 के दशक में एक टर्म बना दिया था, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ मतलब भारत का काफी कम GDP का ग्रोथ। यह दरअसल एक सापेक्ष टर्म थी, क्योंकि जो एशियाई टाइगर्स थे, एशियाई चीते कहते थे उनको, एशियन टाइगर्स, बेसिकली आसियान के देश आप जानते ही हैं, उसमें मलेशिया आ गया, इंडोनेशिया आ गया, ताइवान आ गया, साउथ कोरिया आ गया, कुछ हद तक जापान भी आ गया, हालांकि वो तो एडवांस कंट्री है। उनके यहाँ 1950, 60, 70 में जो तरक्की हुई उन देशों में, वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो एशियन टाइगर्स की जो तरक्की 1950 से 80s में हुई, उसके कारण बहुत अलग अलग थे। अथॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हालांकि हर देश की कहानी अलग अलग है।
एक अथॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी का थोड़ा सा अभाव है, बहुत एग्रेसिव सरकार की तरफ से कंट्रोल और डायरेक्शन है, एक्सपोर्ट्स पे बहुत पुश है, वगैरह वगैरह वगैरह, कारण जो भी रहे हों। लेकिन हुआ ये कि ये बड़े गरीब और पिछड़े हुए देश 1970-80 आते आते अमीर बनने लगे, और भारत के साथ वो गैप बहुत ज़्यादा दिखने लगा। भारत ही क्यों, चाइना की हालत भी बहुत ख़राब थी। 1979 तक चाइना भी बिल्कुल भारत के बराबर ही खड़ा था, कोई गैप थोड़ी था दोनों में। ये हमारी पहली बात हो गई। समझ में आ गया अभी तक की पूरी कहानी? तो क्या अब हम पीएसयूज ऑन कमांडिंग हाइट्स पे जा सकते हैं? दोस्तों, पंडित नेहरू का ये विजन था कि अगर देश से गरीबी हटानी है और अगर सही अर्थों में एक समता परक समाज, जो हम कहते हैं ना, इक्विटेबल सोसाइटी बनानी है, तो पीएसयूज को ही सबसे आगे रखना पड़ेगा। भारत में सरकारी कंपनियां दो तरह की होती हैं। एक होती हैं सेंट्रल पीएसयूज, केंद्र सरकार के अधीन, दिल्ली का नियंत्रण है। दूसरी होती हैं स्टेट पीएसयूज। समझ में आया? हर राज्य अपने अपने हिसाब से बना सकता है भैया, राज्य सरकार भी तो सोवरेन है ना अपने क्षेत्र में, वो जैसी चाहे वैसी कंपनी बना सकती, कोई नहीं रोक सकता। सरकार का मतलब ही यही है, सरकारती रहे, कंपनियां बनाती रहे। तो आज भारत में 300 से ज़्यादा सीपीएसयूज हैं, 1500-2000 के आसपास स्टेट पीएसयूज हैं, कुछ प्रॉफिटेबल हैं, कुछ लॉस मेकिंग है। ओवरऑल भारत में सीपीएसयूज ने बहुत अच्छा काम किया है। ये अलग बात है कि सीपीएसयूज को बहुत बदनाम किया गया है मीडिया में कि ये देश का पैसा खत्म कर देते हैं, सारे सरकारी कर्मचारी आलसी होते हैं, ये वो ये। लेकिन इनमें से ज्यादातर प्रॉफिटेबल रही हैं। लॉस मेकिंग कंपनियां कुछ ही हैं, उन्होंने सबको बदनाम कर रखा है। ये मैं लेटेस्ट आंकड़ों के आधार पर बता रहा हूं। वो सारे फैक्ट्स फिगर्स में इन सेशंस में नहीं लाता हूं, क्योंकि फिर वो बहुत हैवी हो जाएगा और आप में से कईयों को थोड़ा सा सेशन समझने में आनंद भी कम आएगा। ये हमारी जो तपस्या की पूरी सीरीज चल रही है लेक्चर्स की, जिसमें आज हमारा ये आप भारतीय अर्थव्यवस्था की एक समरी दे रहे हैं, इसको हम एकदम लाइट रख रहे हैं ताकि बिगिनर लेवल पर आपको रुचि आ जाए विषय में। फिर तो हमारे बाकी के सेशंस आपको मददगार सिद्ध हो ही जाएंगे। समझ में आ गया बेटा? तो पीएसयूज कमांडिंग हाइट पे पहुंचे हैं। आज भी बहुत पीएसयूज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। हालांकि अब वर्तमान सरकार की पूरी रणनीति डिसइन्वेस्टमेंट की रणनीति है, विनिवेश की। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है सरकारी हिस्सेदारी को बेचो और बाहर निकलो। इस साल 2 लाख करोड़ का टारगेट सरकार ने सेट किया था, मुश्किल है अचीव करना, लेकिन एक ब्रॉड डायरेक्शन जो है कि सरकार को बिजनेस करना ही नहीं चाहिए। बिजनेस इज नॉट द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट, बेचो और बाहर निकलो। इसका ठीक उल्टा हुआ था पहले कुछ सालों में। समझ में आया? अब ये इतना एक इमोशनल इशू है कि इसके ऊपर बिल्कुल उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बन जाता है लोगों से बात करो तो दो म्यूचुअली कन्फ्लिक्टिंग लोगों की ओपिनियंस होती हैं। जो लोग इसके फेवर में वो कहते हैं कि ये ही होना चाहिए, जिन्हें लगता है कि सरकारी कंपनियां तो बकवास हैं, देश का नुकसान है, उनका कहना है कि क्या बकवास है, बंद करो, कभी सरकारी दफ्तर गए हो क्या, वगैरह। मेरे ख्याल से सत्य कहीं ना कहीं इसमें बीच में है, किसी एक छोर पर नहीं है। अब आते हैं दोस्तों दूसरे बिंदु पर, पीएसयूज ऑन कमांडिंग हाइट्स। जब हमने पीएसयूज की अभी बात की, आपको बताया किस प्रकार से सीपीएसयूज और एसपीएसयू बने। इन सब ने नौकरी निर्माण में बहुत बड़ा रोल किया। इनका एक बहुत बड़ी भूमिका रही भारत में जॉब्स जनरेशन में, जिसकी वजह से भारत में धीरे 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 एक मिडिल क्लास का निर्माण होने लगा, मध्यम आय वर्ग। नहीं तो भाई हमारा पिरामिड तो बहुत अजीब व गरीब था, एकदम अमीर या एकदम गरीब। धीरे धीरे एक मध्यम वर्ग का निर्माण हुआ। जब लोगों के पास, मध्यम वर्ग में कोई कैसे आता है? मध्यम वर्ग में आप तब आते हो जब आपके पास एक रेगुलर सैलरी का स्रोत हो, फॉर्मल सेक्टर में सैलरी हो, कॉन्ट्रैक्ट बाउंड सैलरी हो, तो आपके पास एक श्योरिटी है लाइफ की। धीरे धीरे आपकी बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल होती हैं, और सबसे बड़ी चीज, आपके पास एक परचेजिंग पावर क्रिएट होती है। आप चीजों को खरीद सकते हो, धीरे धीरे आपकी पर्सनल इनकम बढ़ने लगती है। समझ में आ गया? अब जैसे ही मैंने बोला कि आपकी पर्सनल इनकम बढ़ती है, आपके दिमाग में एक टर्म आया, पर कैपिटा इनकम आया है ना, प्रति व्यक्ति औसत आय। तो भारत की आज है मोटे मोटे तौर पर आज $2000 इंटरनेशनल डॉलर्स में 2000 प्रति व्यक्ति भारत की आय है। कैसे आता है ये? आपका जो नॉमिनल जीडीपी है उसको आबादी से डिवाइड कर दो तो फिगर आ जाता है। प्यारे दोस्तों, ये बड़ा मिसलीडिंग फिगर है। मिसलीडिंग फिगर $2000 का इसलिए है क्योंकि बहुत व्यापक स्तर पर गरीबी में लोग इसके नीचे हैं, और इसके बहुत 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 ऊपर जो एकदम धन कुबेर हैं वो ऊपर बैठे हैं। तो ये फिगर ही पूरा मिसलीडिंग है भारत के कंटेक्स्ट में। शायद सभी देशों के जहां जहां कम से कम बहुत अनइक्वल सोसाइटीज है वहां तो है, तो भारत तो एक अनइक्वल सोसाइटी है ही ना, बहुत भयानक रूप से असमान समाज है, जिसको हम कहते हैं इनइक्विटेबल। और इक्विटेबल समाज, पहले वो देख लेते हैं। हमारा बेसिक लक्ष्य था कि भाई इक्विटी हो समाज में,
लोगों को मौके मिले, लोगों की आय में कुछ तो समानता हो, एक इक्विटेबल समाज बने जिसको इगैलिटेरियनिज्म भी कहते हैं। तो इगैलिटेरियनिज्म में अधिकार होंगे, सैलरीज होंगी, परचेजिंग पावर होगी, फूड इंटेक सबका बराबर होगा, अच्छा होगा, इगैलिटेरियनिज्म। और उसका उल्टा हो गया इन इगैलिटेरियन। तो इन इगैलिटेरियन सोसाइटी हजारों सालों से रही, जाति व्यवस्था की वजह से, क्लास व्यवस्था की वजह से, बहुत सारे कारणों से भारतीय समाज हमेशा से इनइगैलिटेरियन रहा है। 1947 के बाद संविधान और अर्थव्यवस्था के परिवर्तनों के साथ हमने इसको एक झटके में इगैलिटेरियन बनाने की कोशिश की है। काफी हद तक हम सफल हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हम फेल रहे हैं। एज अ सोसाइटी वी हैव सक्सीडेड ऑल्सो। बहुत सारे सोशल और सिविल राइट्स हमने दिए लोगों को, महिलाओं को दिए, दलितों को दिए, बहुत सारे इकोनॉमिक राइट्स लोगों को मिले, धीरे 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 एजुकेशनल राइट्स मिले हैं। ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ है, 70 सालों में बहुत काम हुआ है। हर सरकार अच्छा काम करने का प्रयास तो करती है। तो पीएसयूज में आज अप्रोच है कि विनिवेश कर दो, बेचो और खत्म करो, प्राइवेट सेक्टर को चलाने दो। तो हम यहां तक कैसे आ गए, क्यों आ गए, इस पर हम बात थोड़ी देर में करेंगे। यह है पीएसयूज की बात। सोशलिज्म एंड इंट्रोवर्जन, अब ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है, बहुत मजा आएगा आपको। समाजवाद और अंतर्मुखी होना, इंट्रोवर्जन यानी जो इंट्रोवर्टेड लोग होते हैं उनकी जो आदत होती है इंट्रोवर्जन यानी अंतर्मुखीपन, है ना। देखिए, दुनिया में बेसिकली अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से नियोजित करने के 3 प्रकार होते हैं। एक और है एक्सट्रीम कम्युनिज्म, साम्यवाद, दूसरी ओर है एक्सट्रीम कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, और इन दोनों छोरों के बीच में बैठा हुआ है ये छोरों यानी 2 कोने। ये छोरों यानी ये छोरे इधर आ, ये छोरी इधर आ वाला छोर नहीं है भैया। तो कम्युनिज्म यानी साम्यवाद, कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद, सोशलिज्म यानी समाजवाद, ये इनके बीच में आता है। कम्युनिज्म में बेसिकली स्टेट ओन्स एवरीथिंग, सब कुछ राज्य के हाथ में है, जैसे कि यूएसएसआर, और 1979 तक चीन भी। उसके बाद चाइना ने रास्ता बदल लिया, लेकिन यूएसएसआर 1924 में उसके गठन से लेकर 1991 में संपूर्ण पतन तक पूरी तरह से स्टेट कंट्रोल रहा, और वो उसके पतन का बहुत बड़ा कारण भी रहा, क्योंकि मार्केट ओरिएंटेड व्यवस्था नहीं होने की वजह से राइट प्राइस डिस्कवरी नहीं हो पाती है, एलोकेशन ऑफ कैपिटल रिसोर्सेस ऑप्टिमल तरीके से नहीं हो पाते हैं, प्रोडक्शन का कंजम्पशन सही ढंग से नहीं हो पाता है, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ जाता है, बहुत सारी चीजें हैं, और एक ऑप्टिमल इकोनॉमिक डिसीजंस नहीं हो पाते हैं। कैपिटलिज्म में, जो कि अमेरिका का पहले दिन से मॉडल रहा, प्रभुत्व होता है प्राइवेट सेक्टर का। इतना प्रभुत्व कि सरकार दूर ही रहती है बिजनेस से, सिवाय टैक्सेशन और रेगुलेशन के। इतना ज्यादा इनको कानूनी रूप से अधिकार होते हैं कि प्यारे दोस्तों 1929 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया था, आर्थिक महामंदी, कई लोग कह रहे हैं 2020 के बाद भी आएगी, पता नहीं, तो अमेरिका में जब फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट की सरकारें आई, एफडीआर नाम के राष्ट्रपति हुए, 4 बार अकेले राष्ट्रपति जो वहां के बने, कमर के नीचे का हिस्सा उनका लकवाग्रस्त था। एफडीआर एक न्यू डील लेकर आए, मतलब अमेरिका के लिए एक नया रास्ता, और उसमें उन्होंने बहुत हद तक सरकारी प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाया। तो बहुत सारे केसेस हुए सरकार के ऊपर कि ये इकोनॉमी में सरकार का दखल है, और जजेस को, जुडिशरी को एक्चुअली डील करना पड़ा उस मुद्दे से, क्योंकि इंडिविजुअल फ्रीडम अमेरिका में सबसे बड़ी चीज मानी जाती है। ये आपको नहीं पता था ना। भारत ने इन दोनों के बीच का रास्ता निकाला, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश जो कि गरीब है, हमारी स्थिति बड़ी विकट, तो इसलिए हमने सोशलिज्म यानी समाजवाद का रास्ता अपनाया। न हम कम्युनिस्ट बने, न कैपिटलिस्ट बने, हम समाजवादी बने, और लोगों को सामाजिक अधिकार, महिलाओं को अधिकार बराबरी के, दलितों को अधिकार के साथ साथ आर्थिक उन्नति का लक्ष्य हमने रखा। फंडा क्लियर हो गया बेटा? तो सोशलिज्म और इंट्रोवर्जन क्या होता है? अब हुआ क्या कि धीरे 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 सरकारों का दिमाग खराब होना शुरू हुआ। इंडस्ट्रियल रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट नाम का एक कानून आया, यानी औद्योगिक विनियमन और विकास अधिनियम। इसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे सरकारों का फोकस रेगुलेशन से हटके, डेवलपमेंट से हटके, ये एक्चुअली आईडीआरए था, माफी चाहता हूं दोस्तों, आईडीआरए, आईआरडीए नहीं था, क्षमा चाहते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है ना, आईआरडीए भूल जाओ भैया। विकास से लक्ष्य हटके, डेवलपमेंट से लक्ष्य हटके सरकार का रेगुलेशन की तरफ चला गया, विनियमन की तरफ। अब ये दोनों चीजें अलग होती हैं, विनियमन अलग होता है, विकास अलग होता है।
विकास में लिबरलाइज करना पड़ता है, विनियमन में टाइट रखना पड़ता है। मोनोपोलीज और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट नाम का एक कानून आया कि किसी को भी हम एकाधिकार नहीं लेने देंगे और गलत बिजनेस प्रैक्टिसेस अलाउ नहीं करेंगे। सुनने में तो अच्छा ही लग रहा है। और इंदिरा गांधी के समय फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट आ गया, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम। इन तीनों कानूनों की विचार मंशा अच्छी रही होगी। इनका नेट नतीजा 1980 आते आते यह हुआ कि भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से इंट्रोवर्टेड अर्थव्यवस्था बन गई। हम एक्सपोर्ट्स के बारे में सोचना बंद कर चुके थे। हम हर बात में ये बोलते थे कि हम कैसे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, हमें कुछ भी आयात करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, हमें तो सब खुद बनाना है। ये दुनिया में कहीं हो नहीं सकता ना, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी एक ताकत होती है। और हमारे यहाँ क्वालिटी बहुत बुरी तरह से सफर कर गई, क्योंकि कोई भी बड़ी स्केल पे काम नहीं कर पाता था। ये सब जो चला, इसको एक नाम से इतिहास में आज जाना जाता है, और वो नाम है लाइसेंस कोटा परमिट राज। ये बहुत खतरनाक समय था, और कई लोग कहते हैं कि ये फिर से लौट कर आ गया है। लाइसेंस कोटा परमिट राज का मतलब है, आपको कोई भी नई फैक्ट्री लगानी है, सबसे पहले लाइसेंस लेकर आओ। आप कितना प्रोडक्शन करेंगे, सरकार कोटा देगी। तो कोई गाड़ी बनाने वाली कंपनी फिएट जैसी, उसको सरकार बताएगी साल में कितने बनाओ। हर चीज के लिए परमिट लीजिए। यहां तक कि पब्लिक इश्यू भी लाया तो किस प्राइस पे शेयर लाओगे, वो कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यू डिसाइड करता था। सोचिए, लाइसेंस कोटा परमिट राज 1980 तक इतना गहरे बैठ चुका था भारत की अर्थव्यवस्था में कि उसने हमारी गति कम कर दी, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा दिया। क्योंकि जिन लोगों के कॉन्टैक्ट्स थे वो सारे लाइसेंस ले जाते थे, जिनके कॉन्टैक्ट्स नहीं थे वो लाइसेंस ही नहीं ले पाते थे। अब कॉन्टैक्ट्स का मतलब क्या है वो आप समझ ही सकते हैं। तो ये जो हुआ 1980s तक, तो उस वक्त की सरकारों को धीरे धीरे ये समझ में आने लग गया था कि हम बहुत गलत ट्रैक पे जा चुके हैं और इन चीजों को धीरे धीरे बदलने की बहुत आवश्यकता होगी। तो सोशलिज्म में हुआ ये कि हमने अपना डायनामिज्म खो दिया, वो नहीं करना चाहिए था हमको। हमारी जो गतिशीलता थी वो समाप्त हो गई। और ऐसा तो था नहीं कि पॉवर्टी पूरी तरह से समाप्त हो गई थी, लेकिन डायनामिज्म खो दिया। हमारी कंपनियों का R&D करने में रुचि खत्म हो गई। रिसर्च और डेवलपमेंट हमने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि करके फायदा क्या है। मैं अगर एक बेहतर प्रोडक्ट भी बनाता हूं तो मेरी लिमिटेड प्रोडक्शन के लिए बाजार तो मेरे लिए तय है ना, क्योंकि सरकार ज्यादा प्रोडक्शन किसी को भी कहां करने दे रही है। तो अगर मैं घटिया क्वालिटी भी बनाऊंगा तो भी वो बाजार में बहुत आसानी से बिक जाएगी। तो इसलिए मैंने ज्यादा अनुसंधान और खोज में निवेश ही नहीं किया। लेकिन पैरेलल में एशियन टाइगर्स ये काम बखूबी कर रहे थे, तो धीरे धीरे वो ग्लोबल एक्सपोर्टर्स बनने लग गए। उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ने लग गई, वहां मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज स्थापित होने लग गई। और जब 1990s और 2000 में चीन नाम का भीमकाय 800 पाउंड का गुरिल्ला मैदान में कूदा और उसने खुद को मैन्युफैक्चरिंग जायंट बनाया, तो उनके सप्लायर के रूप में ग्लोबल वैल्यू चेन जब स्थापित हुई तो वो सारे एशियन टाइगर्स के साथ स्थापित हुई। भारत उसका हिस्सा कभी भी नहीं बन पाया। एक तरह से हमारे लिए आशीर्वाद हो गया, नहीं तो 2016, 17, 18, 19 में डोनाल्ड ट्रंप के कोप का भाजन हम भी बनते। हम क्योंकि उन चेन्स का ही हिस्सा नहीं है और हम इतने बड़े एक्सपोर्टर ही नहीं है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को हम पर गुस्सा भी कभी उतना नहीं आया। और पैंडेमिक के बाद जितनी उथल पुथल मची, हमारे यहाँ कम मची क्योंकि हमारे यहाँ उतनी सप्लाई चेन्स ही नहीं है। बात समझ में आई? तो समाजवाद ने हमें धीरे धीरे अंतर्मुखी कर दिया। हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो गए, हमारी प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो गई, हम बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स नहीं बना पाए दुनिया में। हालांकि ब्रांड इंडिया हमेशा एस्टैब्लिश रही और हमारे यहां से एमिग्रेशन बहुत हुआ। भारत छोड़ के जाने को इमिग्रेशन कहते हैं, अमेरिका में अंदर आने को इमिग्रेशन कहते हैं। तो भारत से लाखों लोग अमेरिका चले गए, यूरोप चले गए। जो सबसे पहली वेव गई थी भारत से 1970s में गई थी दोस्तों, वो वहां के रूरल डॉक्टर्स बने अमेरिका में। उसके बाद बहुत सारे व्यापारी लोग गए जिन्होंने सड़कों पर मोटेल्स चालू किए, और 70, 80, 90 में धीरे धीरे भारतीयों ने अपनी पैठ, अपनी धाक अमेरिका में जमा ली थी। तो इस प्रकार हम ये पाते हैं
कि 1983-84 जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, उनकी माता इंदिरा जी की हत्या के बाद, तब तक भारत की अर्थव्यवस्था एक अनकॉम्पिटिटिव अर्थव्यवस्था बन चुकी थी। यह कहानी समझ में आ गई कि नहीं? अच्छे से क्लियर है? अब हम आते हैं 3 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी और उनका हमारे समाज के साथ किस प्रकार से क्या लिंक है। जब हम बोलते हैं हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र, कृषि आज भी 50 से 60% आबादी को नौकरी देता है। यह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसका टोटल कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 17% का है, 18% का है। सर्विस सेक्टर हमारे यहां 50% से ज्यादा का जीडीपी देता है, जो कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसमें एम्प्लॉयमेंट इतना है ही नहीं। आईटी इंडस्ट्री में कितने लोग काम करते होंगे, क्या लगता है आपको? भारत की जो आईटी इंडस्ट्री है दोस्तों, बहुत भीमकाय बन गई है। भारत की आईटी इंडस्ट्री में उसका आकार 150 अरब डॉलर से आगे जा चुका है, लेकिन वहां काम करने वाले लोग हैं 1.5 करोड़, जिसमें प्रोफेशनल्स हैं 40 लाख, बाकी का है सपोर्ट स्टाफ, और उसका टोटल रेवेन्यू फिगर कहीं ज्यादा है। ये इम्बैलेंस है, इसको कहते हैं सोशल इम्बैलेंस, इसको कहते हैं जीडीपी का इम्बैलेंस। तो अब हम देखेंगे हमारे तीनों क्षेत्रों की वृद्धि किस प्रकार हुई या किस प्रकार नहीं हुई। समझ में आया आपको? जब हमने कहानी शुरू की थी 1950s में, तो हमारे पास इंडस्ट्रियल बेस बहुत बड़ा नहीं था, जो था वो एग्रीकल्चर था। भारत सरकार भी बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए 5 ईयर प्लान्स, पंचवर्षीय योजनाएं, जो पंडित नेहरू ने जोसेफ स्टालिन, रूस का जो डिक्टेटर था जोसेफ स्टालिन, उससे प्रेरित होकर 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट लाया था। प्यारे दोस्तों, 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजनाएं प्लानिंग कमीशन के साथ ही समाप्त हो गई भारत में। 2012 से 2017 हमारी 12वीं और अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, उसको रिप्लेस कर दिया नीति आयोग ने, जिनका एक अलग काम करने का तरीका है। यू विल बी वेरी इंटरेस्टेड टू नो दैट चाइना टुडे हैज 5 ईयर प्लान्स। चीन में आज भी पंचवर्षीय योजनाएं बराबर लागू हैं, और चीन ने अपना 2050 का एक मेगा टारगेट भी सेट कर रखा है कि हमें एक फॉर्मली अपर मिडिल इनकम ग्रुप कंट्री बन जाना है। मतलब चाइना भी ये नहीं बोल रहा है कि 2050 तक मैं दुनिया का सबसे अमीर रिच कंट्री बन जाऊंगा। चाइना जानता है कि वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आबादी ज्यादा है। तो 5 ईयर प्लान में हमने कृषि पर बहुत बल दिया। उसके बाद हमने धीरे धीरे फोकस इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट किया। कृषि को इन्वेस्टमेंट मिलता रहा, लेकिन इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट हुए। भारत में कृषि में जो सबसे बड़ी समस्या रही, वो थे कृषि से जुड़े बहुत सारे ऐसे कानून जिन्होंने हमारे फार्मर्स को कभी भी इकोनॉमिक बेनिफिट सही ढंग से प्राप्त करने ही नहीं दिया। 1950, 60, 70, 80, 90 के दशक में और आज तक किसान के लिए कृषि भूमि को बेचकर शहर में शिफ्ट हो जाना बहुत कठिन काम है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेल एग्रीकल्चरल लैंड फॉर सम अदर पर्पस। तो अगर मुझे कृषि में लाभ नहीं हो रहा है और मैं सोचता हूं मैं अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, मैं किसान हूं, जमीन बेच के किसी इंडस्ट्री को बेच दी, कमर्शियल जगह बेच दी और आगे बढ़ गया लाइफ में, ये बहुत मुश्किल है। तो हमने हमारे किसानों के हाथ पांव बांध रखे हैं। हम उन्हें उनकी जमीनें, जो कृषि जमीन है, वो आसानी से बेच सकते हो, लेकिन वो इतना आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। और दूसरा काम जो हमने किया भारत में, जिससे कृषि को बहुत चोट पड़ी, वो था इन्फ्लेशन कंट्रोल। भारत में मुद्रास्फीति नियंत्रण की जो नीतियां अपनाई गई हैं, उसमें सारा फोकस इस पे रहा है कि कैसे शहरों में रहने वाले और उद्योगों में काम करने वाले वर्कर्स को महंगाई से बचाया जा सके। अर्बन ड्वेलर्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इन्हें कैसे हम महंगाई से बचाएं, शहरों में रहने वाले लोगों को, और औद्योगिक कर्मचारियों को हम महंगाई से कैसे बचा सकते हैं। और भारत की सारी इन्फ्लेशन कंट्रोल की नीतियां इसी दिशा में रही, खासतौर पर फूड इन्फ्लेशन रोकने के लिए। अब फूड इन्फ्लेशन रोकने का मतलब है जो खाद्यान्न उत्पादन हुआ है उसकी कीमत कम रखें। तो नुकसान किसको होगा? फार्मर्स को। तो भारत में किसानों ने हमारे शहरों और औद्योगिक कर्मचारियों की जीवन शैली को सब्सिडाइज किया है कई दशकों से। बात समझ में आई आपको? सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी आप देखें, और अब तो 2015 के बाद वो तो बिल्कुल लोहे के सिक्के के साथ बना दी गई, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग का कानून ही आ गया।
और आज आरबीआई जो भी मॉनेटरी पॉलिसी लाता रहा 2016, 17, 18, 19 पैंडेमिक के बाद की बात अलग है, तो उसमें वही कि फूड इन्फ्लेशन इतना होगा तो हम रेपो रेट बढ़ा देंगे, घटा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मूल लक्ष्य है कि खाने की कीमतें नहीं बढ़े, क्योंकि उससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है। लेकिन उस चक्कर में किसानों का बहुत नुकसान हो गया। अब आप एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये दे सकते हो कि क्या बात कर रहे हो संदीप सर, आपने एमएसपी के बारे में शायद सुना नहीं है सर। अरे गुरु, सुना है हमने यार, ऐसा गजब मत करो, 28 साल से पढ़ रहे हैं, हर 2-3 दिन में एमएसपी के बारे में सुन लेते हैं। प्यारे दोस्तों, एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। भारत सरकार ने क्या किया, अगर हम फूड इन्फ्लेशन पे नियंत्रण रखेंगे, हम 3 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें हम कृषि, उद्योग और सर्विसेज तीनों में इंसाइट ले रहे हैं, स्ट्रक्चरल इंसाइट, जो ढांचागत एक समझ है। तो बहुत अच्छे से समझना, ये चीजें समझने के लिए कई बरस लग जाते हैं, हमने तो आपको 1.5 घंटे में ऐसे ही बता दिया भैया। तो सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और इसको खूब पॉपुलर बनाओ तो हमारा जोश भी बना रहेगा। तो हमने मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए किसानों को मिलने वाली मार्केट कीमतें गिरा दी, लेकिन हमने कहा हम आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे, जो कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस एक तकनीकी बॉडी हमें बताएगा, वो आपको मिलेगा। तालियां तालियां तालियां। समस्या ये है कि एमएसपी की व्यवस्था जमीनी स्तर पर केवल 25% किसानों तक पहुंच पाती है। बाकी किसानों को उस बारे में या तो पता नहीं होता, या उनकी मंडियों में व्यवस्था नहीं होती है, या सिंपल ये एग्जीक्यूट ही नहीं होती जमीनी स्तर पे। तो नेट नेट किसानों का नुकसान ही हुआ है। तो आज हमारे जीडीपी के जो 3 सेक्टर में, अब 2020 पर आ गया हूं प्यारे साथियों, अगर मैं आज बात करूं आपके साथ कि हमारे जीडीपी के जो 3 सेक्टर हैं उसमें कौन कहां कैसे खड़ा है, तो प्यारे दोस्तों एकदम मोटे मोटे फिगर आपको बता रहा हूं। सबसे बड़ा क्षेत्र हो गया है सेवा क्षेत्र। इसीलिए तो सरकार सबसे पहले सर्विस टैक्स 2000 के दशक में लेकर आई, क्योंकि इन पे कोई डायरेक्ट टैक्स लगता नहीं था। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, औद्योगिक सेक्टर, जिसके 3 हिस्से होते हैं। इसमें माइनिंग भी आ गया, कंस्ट्रक्शन भी आ गया, मैन्युफैक्चरिंग भी आ गया। मैन्युफैक्चरिंग है हमारा, बिल्कुल मोटे मोटे फिगर दे रहा हूं आपको, 17%। और फिर आता है कृषि, समझ में आया आपको। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा ब्रॉडली 30% मान लीजिए जीडीपी का, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग 17% पे अटका पड़ा है। सर्विसेज एकदम ब्रॉडली बात करें तो 55% होंगी, और कृषि हो जाएगा आपका बचा हुआ 15, 16, 17%। ऊपर नीचे 1-2% आगे पीछे भैया एडजस्ट कर लेना। ये आज की स्थिति। अब कृषि में हमारे यहां की 50% से ज्यादा आबादी काम पे लगी हुई है, तो वो एक चैलेंज है। इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग केवल 17% है, लेकिन यहां सबसे ज्यादा नौकरियां बन सकती हैं। लो कॉस्ट, लो टेक्नोलॉजी, हाई आउटपुट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाकर मेल फीमेल अगर इक्वल रेशियो में हम नौकरियां देना शुरू कर दें, भारत की बहुत सारी समस्याएं सुलझ सकती हैं। आप टॉय मेकिंग फैक्ट्रीज लगाओ, वुड वर्क फैक्ट्रीज लगाओ, लेदर गुड्स की फैक्ट्रीज लगाओ, टेक्सटाइल अपैरल्स की फैक्ट्रियां लगाओ, और बिना मशीनों वाली, कम मशीनों वाली, ताकि फटाफट लोगों को ट्रेन करके लाखों लोगों को नौकरी पे लगाया जा सके। ये हम नहीं कर पाए, हमारे यहाँ बहुत कम, और इसीलिए फॉर्मल सेक्टर जॉब जनरेशन बहुत गिर गया भारत में, और लोग कृषि में घुस गए, वहीं रहे, क्योंकि निकल के आने के लिए मैन्युफैक्चरिंग में जॉब्स ही जनरेट नहीं हो रहे थे। फिर भी जो गांवों से निकल भागे, उन सबको एब्जॉर्ब करने का काम किया कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने। भारत में जो निर्माण क्षेत्र है ना, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, सारा निर्माण कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र, इसने करोड़ों 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 अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड लेबरर्स को एब्जॉर्ब करने का काम किया। तो भैया कंस्ट्रक्शन सेक्टर जिंदाबाद। लेकिन पिछले 5, 6, 7, 8 सालों से कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बहुत दिक्कतों का सामना करना, बहुत सारे कारण है उसके। जनरल इकोनॉमिक स्लोडाउन तो है ही, आपको पता ही है कि 2019 दिसंबर तक जो 7 क्वार्टर थे, भारत का जीडीपी लगातार ग्रोथ रेट कम होती जा रही थी, 7 क्वार्टर्स तक लगातार। दिसंबर 2019 तक की बात कर रहा हूं, पैंडेमिक के बाद तो पूछिए ही मत जनाब क्या हाल हो गए हैं। कॉन्ट्रैक्शन चालू हो गया इकोनॉमी का, ग्रोथ रेट तो छोड़ दीजिए। तो ऐसे में कंस्ट्रक्शन सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। डीमोनेटाइजेशन आया, जीएसटी आया, उसने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बहुत मार मारी। हाँ, मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ, बड़े अच्छे लक्ष्य भी हैं कि भाई ब्लैक मनी का सर्कुलेशन रुके, सब करें। रुका क्या, चुनावों में ब्लैक मनी का इस्तेमाल कम हो गया। अगर आपको ऐसा लग रहा है, आप तो बड़े भोले हैं, आपकी मासूमियत पे फिदा है, फिर तो गुरु हम क्या बोल सकते हैं आपको। तो नोटबंदी, जीएसटी, रेरा जैसे कानून जो बहुत जरूरी थे, लेकिन स्टेट लेवल एग्जीक्यूशन में बहुत सारे एग्जीक्यूशन इश्यूज भारत में
विचार अच्छा होता है, एग्जीक्यूशन में इंडस्ट्रीज पूरी की पूरी मर जाती हैं दोस्तों। भारत की आईटी इंडस्ट्री इतनी अद्भुत लेवल पर चली गई, वो इसलिए क्योंकि सरकारों ने कभी दखल ही नहीं दिया। इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर के दम पे ही आगे बढ़ती चली गई। सरकारों ने दखल दिया होता तो आईटी इंडस्ट्री शायद इतनी कभी बड़ी होती भी नहीं। तो हमारे यहाँ के ये तीनों क्षेत्रों में कृषि में मैक्सिमम लोग घुसे हुए हैं आज, और इस वजह से लार्ज स्केल डिप्राइवेशन चल रहा है। फार्म और रूरल स्ट्रेस सुना है आपने, कृषि तनाव, ग्रामीण तनाव, इनकम्स ग्रो नहीं हो रही हैं। और लेटेस्ट रिपोर्ट ये है कि 2011-12 से लेके 13, 14, 15, 16, 17, 18 में एक्चुअली फिजिकल कंजम्पशन, मंथली हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब मासिक रूप से घरों का जो एक उपभोक्ता व्यय होता है, भाई इकोनॉमी ग्रो हो रही है ना भारत की, पर कैपिटा ग्रो हो रही है, तो मंथली हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ग्रो ही हो सकता है ना, कम तो। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में नीचे चला गया है, मतलब गरीबी बढ़ गई है। पिछली बार गरीबी बढ़ी थी 73, 74, 75 में, ऑयल शॉक रिसेशन। उसके बाद गरीबी भारत की लगातार गिरी है, पिछले 10 सालों में बढ़ गई है। पैंडेमिक के बाद भीषण स्थिति, आप समझ रहे हैं, समझदार व्यक्ति हैं। पैंडेमिक के बाद क्या हालत होगी, क्योंकि पिछले एक महीने में 12 करोड़ नौकरियों की तबाही हुई है, ऐसा सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मिस्टर व्यास का कहना है। आप खुद ही समझ लीजिए गरीबी का इंसिडेंस कितना बढ़ जाएगा, और क्यों सरकार को बहुत भीम का स्टिमुलस बहुत जल्दी सिटीजन ओरिएंटेड लाने की जरूरत है, जिससे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब ने मना कर दिया कि देयर आर नो फ्री लंचेस। क्या बात है। तो प्यारे दोस्तों, अब आते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर पर। कृषि की बात हुई, मैंने आपको पहले भी कहा, हमारे यहाँ अलग अलग सरकारों ने मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण यानी फैक्ट्रियां, इनको तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिशें की, लेकिन हम सफल नहीं हो पाए। चाइना ने यह मॉडल परफेक्ट कर लिया था। चाइना ने यह मॉडल कैसे परफेक्ट किया? रूरल लेबर, वो भारत के पास भी है। करोड़ों करोड़ों की आबादी को डेंग जाओपिंग ने 1979 के पास स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की फैक्ट्रीज में नियुक्त करवा दिया, और वहां से एक्सपोर्ट शुरू करवा दिए। अब चीन की परिस्थिति अलग थी, जो ग्रामीण लेबरर्स आते थे उनको शहरों में रहने के लिए न परमिट, उनको शहरों में रहने के लिए हुकूक परमिट लेने पड़ते हैं, वो वहाँ के परमानेंट रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं। भारत में हम इस तरह के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स नहीं बना पाए, मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस काम नहीं कर पाए, एक्सपोर्ट्स पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया। साथियों, आपको जान के आश्चर्य होगा, 2014 में भारत का कुल मर्चेंडाइज कितना रहा होगा? क्या गैस है आपका? 2014 में भारत का कुल वस्तु निर्यात 314 अरब डॉलर था, 314 बिलियन डॉलर्स। 2019-20 में कितना था? एनी गेसेस? 314 अरब डॉलर। हम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं। भारत का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट वाज 314 बिलियन डॉलर्स, एंड इट वाज 314 बिलियन डॉलर्स इन 2019-20। This is a very devastating statistics, because अगर हम एक्सपोर्ट ही नहीं करेंगे, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, सर्विसेज एक्सपोर्ट की बात अलग होगी दोस्तों, वो अलग ही खेल चल रहा है। 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा का आईटी इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट है, उसमें लोग कम है ना, मतलब जॉब जनरेशन नहीं होता, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के चांसेस वहां रिलेटिवली कम होते हैं। सो वी आर नॉट क्रिटिसाइजिंग दी आईटी इंडस्ट्री, वो तो वो कर रहे हैं जो उनको आता है। हम ये बोल रहे हैं कि हम हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से निकल रहे उत्पादों को उतना एक्सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, और हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर ही नहीं पा रहे हैं। 314 बिलियन डॉलर पर गाड़ी अटक गई है। ये ठीक नहीं है, ये कहीं से कहीं भी ठीक नहीं है, क्योंकि फिर नौकरी निर्माण होगा कैसे? कोविड के बाद क्योंकि दुनिया में नेशनलिस्ट दीवारें खड़ी होंगी, एक्सपोर्ट और गिरेगा। तो ये 314 अरब डॉलर का जो फिगर मैंने आपको दिया ना, ये याद रख लेना। 2014 में कितने एक्सपोर्ट? 314 बिलियन डॉलर। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूं, वस्तु व्यापार, वस्तु व्यापार में निर्यात। और 2019-20 में कितना? 314। तो आप तो आगे ही नहीं बढ़ रहे उसमें। इसीलिए हमारे मंत्री इसको लेकर काफी चिंतित हैं कि इसको कैसे हम 1 ट्रिलियन डॉलर तक लेके जाएं, यानी 1000 बिलियन डॉलर तक, क्योंकि उसके साथ नौकरियां जुड़ी हुई हैं। बात समझ में? सरकार की स्कीमें वगैरह बहुत हैं, नतीजे तो नंबर से मेजर होंगे ना, और किस चीज से मेजर होंगे? अभी तक का क्लियर? तो मैन्युफैक्चरिंग में हम ज्यादा कमाल कर नहीं पाए। नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया कार्यक्रम लेकर आए थे, काफी अच्छा है, उसका पूरा ढांचा भी बहुत शानदार है। मेक इन इंडिया की वेबसाइट वगैरह आप देखेंगे तो वो एक काफी 360 डिग्री प्रोग्राम है, जिसमें सभी सेक्टर्स को इन्वॉल्व किया गया है। 2015 से फुल स्पीड में मेक इन इंडिया को लॉन्च कर दिया गया भारत में, और सपना यह था मोदी सरकार का कि ये जो 16-17% है मैन्युफैक्चरिंग एज अ शेयर ऑफ जीडीपी, इंडस्ट्री 30% है, मैन्युफैक्चरिंग तो 15-16-17% है ना, इसको हमें 25% तक लेकर जाना है। क्या हुआ 5 से 6 साल के मेक इन इंडिया के बाद?
ये आगे नहीं बढ़ा है। तो ओवरऑल जीडीपी बढ़ता रहा है, एंड एज अ शेयर ऑफ दैट इट इज 16 और 17%, बट इट हैज नॉट बिकम 25% ऑफ जीडीपी एट ऑल। ये बात समझ में आई आपको? और जब तक मैन्युफैक्चरिंग का शेयर नहीं बढ़ेगा, फॉर्मल सेक्टर जॉब जनरेशन होगा कहां से? अब आते हैं सर्विसेज पे। सेवा क्षेत्र में उछाल आ गया है। इसमें से बहुत सारा उछाल बहुत अच्छा है, जैसे कि आईटी सेक्टर का है, लेकिन बहुत सारा फोर्स्ड उछाल है। प्यारे दोस्तों, अक्सर आपने बड़ी रोमांटिक कहानियां सुनी होंगी कि भारत में एंटरप्रेन्योरशिप में उफान आ गया है, लोग इतने एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, पीपल वांट टू बी जॉब क्रिएटर्स, दे डोंट वांट टू बी जॉब टेकर्स। ये काफी खोखली, निरर्थक और बड़ी थोथी बातें, इनमें कुछ नहीं रखा है। लोगों को नौकरियां मिलती ही नहीं है फॉर्मल सेक्टर में, इसलिए लोग मजबूरी में एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं। आई एम नॉट किडिंग। A very large number of small entrepreneurs in India are entrepreneurs because they have tried for many years and they failed to get any formal sector job. तो उनके पास कोई रास्ता ही नहीं था एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। ये हकीकत है, ये एक्चुअल गवर्नमेंट सर्वे बताते हैं। अब आपको यकीन नहीं करना हो वो एक अलग बात है, लेकिन सच्चाई से दूर भागने में कोई फायदा नहीं है। सच्चाई को समझेंगे तभी अच्छे सॉल्यूशंस निकल पाएंगे। तो भारत में छोटी फर्मों की जब हम बात करते हैं दोस्तों, एमएसएमई की, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस, भारत में कुल एंटरप्राइजेस में माइक्रो यानी सूक्ष्म और स्मॉल यानी कि छोटे लघु उद्योगों का बहुतायत है। मीडियम एंटरप्राइजेस बहुत कम है। चाइना में ये चेंज आ गया, वहां पे माइक्रो और स्मॉल बहुत कम हो गए, मीडियम बहुत बढ़ गए, इससे उनके एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़े। और लास्ट तो खैर सभी जगह एक समान रहता है, एमएसएमईज। लेकिन जो बड़ी बात है कि जो आज भी कोविड के बाद 2020, 21, 22 में बोला गया कि भाई एमएसएमईज को स्टिमुलस पैकेज दीजिए, क्योंकि भारत का आधा जीडीपी यहां पर है और भारत की 90% वर्कफोर्स यहां इन्वॉल्व है कृषि के बाहर की। तो एमएसएमईज की संख्या तेजी से बढ़ती चलेगी, जिसमें सबसे छोटे वाले सबसे ज्यादा हैं। मतलब फॉर्मल सेक्टर में उनको लार्ज कंपनी में जॉब नहीं मिल रहे हैं, ये इसका एक मतलब है। और कृषि में वो रहना नहीं चाहते हैं। तो हम इसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, 3 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। समझ में आया आपको कि किस प्रकार से ये ढांचा बना हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था में, तीनों क्षेत्रों का, उनका जो रिस्पेक्टिव योगदान है जीडीपी में, वो क्लियर हो गया। तो आप बोलेंगे कि सर थोड़ा सा तो फिगर दे दो। तो भैया 2019-20 का भारत का जीडीपी, ये मैं आपको फरवरी 2020 के मॉस्पी के फिगर दे रहा हूं, एमओएसपीआई के, 203 लाख करोड़ था। तो भारत का जीडीपी था 203 लाख करोड़। ये मैं आपको नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहा हूं, जो सांकेतिक जीडीपी होता है, नाम मात्र जीडीपी होता है, नॉट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। नॉमिनल जीडीपी रुपीज में बता रहा हूं, ठीक है, रुपीज 203 लाख करोड़। यही था वो जो हम बोलते हैं कि भाई $2.7 ट्रिलियन का हमारा जीडीपी है, जिसको हमको 5 ट्रिलियन पे लेके जाना है। ये वही है, ये वही 2.7 ट्रिलियन है। उसको उस हिसाब से कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा। तो इस 203 लाख करोड़ में ब्रेकअप ये है, अच्छे से देख लो, समझ में आया आपको? जब लॉकडाउन हुआ तो अलग अलग एस्टिमेट आए कि भैया एक दिन के लॉकडाउन में नुकसान कितना होगा, लेकिन मोटा मोटा रेंज 30,000 करोड़ प्रतिदिन का जीडीपी स्वाहा होने से लेकर 1 लाख करोड़ का जीडीपी प्रतिदिन स्वाहा होने का एस्टीमेट है। तो ये एस्टीमेट किसने दिया? अर्थशास्त्रियों ने, एक्सपर्ट्स ने, हार्वर्ड वालों ने, जो हार्डवर्क भी करते हैं। 30,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ तक का प्रतिदिन का नुकसान है जीडीपी का। इसीलिए धीरे धीरे सरकार को भी समझ में आया कि लाइव्स वर्सेस लाइवलीहुड की डिबेट में लाइवलीहुड को भी थोड़ा सा पुश तो करना ही पड़ेगा, और फिर डी लॉकडाउन की दिशा में हम आगे बढ़े। आपको समझ में आ रहा है? तो ये है कहानी हमारे 3 सेक्टर्स की। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। अब आते हैं एज ऑफ नियो लिबरलिज्म 1991 ऑनवर्ड। अब मैं जो आपको इंसाइट देने जा रहा हूं वो इतनी अद्भुत है कि आपको आज दुनिया में जो उठक पटक चल रही है, पूरी उठा पटक, वो समझ में आ जाएगी 1 सेकंड में। इसलिए बहुत शांति से समझना कि आखिर लोग डोनाल्ड ट्रंप को वोट देते क्यों है, आपको वो समझ में आएगा आज। नियो लिबरलिज्म का मतलब होता है नव उदारवाद। बहुत शांति से समझना कि ये क्या, किस चिड़िया का नाम है नियो लिबरलिज्म। मेरे प्यारे साथियों, नियो लिबरलिज्म का मतलब होता है नव उदारवाद। क्या कहता है नव उदारवाद? नव उदारवाद ये कहता है दैट मार्केट्स आर सुप्रीम, बाजार सर्वोच्च होते हैं। आप एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, आपकी चॉइस है भैया, मैं तो आपको बता रहा हूं क्या है।
नियो लिबरलिज्म कहता है कि बाजार सर्वोच्च होते हैं, क्योंकि बाजार में जो क्यूमुलेटिव विजडम है ह्यूमैनिटी की वो सामने आती है। सरकार उतनी वाइज कभी नहीं हो सकती। करोड़ों 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 बाजार पार्टिसिपेंट हमेशा ज्यादा वाइज होते हैं। आप बात समझे? गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफियर इन मार्केट्स एंड इन फैक्ट इट शुड गो फॉर अ लेसा फेयर पॉलिसी। फ्रांसीसी शब्द है लेसा फेयर। लेसा फेयर का मतलब होता है अबंध नीति, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन। बात समझ में आई? तीसरा, नियो लिबरलिज्म कहता है कि सरकारों को अपने डेफिसिट्स पर बहुत कंट्रोल रखना चाहिए। बजट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, बहुत प्रकार के घाटे कैलकुलेट होते हैं। आज भारत सरकार जो स्टिमुलस नहीं देने की बात कर रही है वो इसलिए क्योंकि सरकार इससे बहुत डरती है कि डेफिसिट्स ना बढ़ जाएं। गलती कर रही है सरकार, डेफिसिट बढ़ने दो, टेंशन मत लो, लेकिन फिलहाल नहीं, आगे आएगा, देखते हैं। नियो लिबरलिज्म में जो सेंट्रल बैंक होता है उसका रोल होता है मॉनेटरी स्टेबिलिटी और डेफिसिट कंट्रोल, उसमें मदद करना, इन्फ्लेशन को दबा के रखना। बात समझ में आई आपको? लेसा फेयर सरकार की फिस्कल नीति, मार्केट्स आर सुप्रीम सरकार की फिस्कल नीति, और बहुत ज्यादा सोशल हैंडआउट्स एंड डोल्स नहीं देना। समझ में आया आपको? तो जब कांग्रेस न्याय स्कीम लेकर आई तो वो न्याय स्कीम को हर नियो लिबरल इकोनॉमिस्ट खारिज कर देगा कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम तो बकवास है, लोगों को पैसा दोगे वो काम ही नहीं करेंगे। ये टिपिकल नियो लिबरल सोच है। आपको सैद्धांतिक रूप से समझ में आ गया नियो लिबरल क्या होता है। अब भारत में क्या हुआ भैया कि 1984 में राजीव गांधी जी फर्स्ट वेव ऑफ रिफॉर्म्स लेकर आए। हमने तो बहुत करीब से देखा उस समय को। और राजीव गांधी एक काफी दूरदर्शी प्रधानमंत्री थे जो कंप्यूटर एज में भारत को ले जाना चाहते थे। याद रखिएगा 1985 में कंप्यूटर की बात करना बहुत बड़ी बात थी। तो ये जो हमने पहला अभी ये पूरा सब डिस्कस किया, हमने ये यहां के लिए बचा के रखा था कि नियो लिबरलिज्म के समय आपको बताएंगे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म आखिर शुरू कब से हुआ। और अभी आपको थोड़ी देर में उस सवाल का जवाब मिलेगा कि लोग डोनाल्ड ट्रंप को वोट देते क्यों हैं। अभी रुक जाओ, वहां 30 साल की साइकिल पढ़ाने वाला हूं पूरी आपको। 1990 से 2020 की साइकिल बताऊंगा जो बेसिकली 1980 से 2015 की साइकिल है। अभी बताता हूं, है ना, दोनों साइकिल अच्छे से बताऊंगा। तो राजीव गांधी बोले भारत को कंप्यूटर एज में लेके जाना है। अब अर्थव्यवस्था की हालत, आपको लाइसेंस, कोटा, परमिट, राज याद आया कि नहीं? ये सारे कानून याद आए जो अभी बताए थे। तो राजीव गांधी ने क्या किया? उन्होंने रिफॉर्म्स लाए। उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटीज बहुत कम कर दी। कंप्यूटर आप इंपोर्ट कर लो। वो भारत में सुपर कंप्यूटर भी लाए। और उन्होंने काफी बल दिया, इसरो को आगे बढ़ाया, सीडैक को आगे बढ़ाया। और प्राइवेट कंपनियों को, इन्फोसिस वगैरह तो तब पिद्दी कंपनियां थी, बनी भी नहीं थी। वो तो पुणे के एक फ्लैट में 8 लोगों ने मिलकर शुरू की हुई कंपनी थी, बहुत छोटी कंपनी थी इनिशियली। इंपोर्ट ड्यूटी घटी तो कंप्यूटर हार्डवेयर का इंपोर्ट पॉसिबल हुआ। ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें 1984 के बाद राजीव गांधी सरकार ने फर्स्ट वेव ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाया। उनकी सरकार बोफोर्स का शिकार हो गई और वीपी सिंह का शिकार हो गई। वीपी सिंह राजीव गांधी के मॉर्टल एनिमी बन गए। हाथ में एक पर्ची लेके घूमते थे कि ये राजीव गांधी के स्विस बैंक अकाउंट है। उस पर क्या लिखा था वो उन्होंने कभी नहीं बताया कि ये मेरे पास एक पर्ची है, इसमें राजीव गांधी का स्विस बैंक अकाउंट है और उसने खूब पैसा खाया। और ऐसा कर करके पूरी सरकार ही गिरा दी। अगले चुनाव में सारी खिचड़ी सरकार बनी। प्रॉब्लम यह हुआ कि 1988, 89 और 90 का पीरियड भारत के लिए भयंकर उथल पुथल भरा हो गया। हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कोलैप्स हो गई। हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस इतनी बढ़ गई कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज लगभग खत्म हो गया। और 1991 के चुनावों के समय राजीव गांधी की हत्या भी हो गई। कांग्रेस माइनॉरिटी में आई, लेकिन श्री पी.वी. नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, ये सोच के उनके प्रतिद्वंदियों द्वारा कि ये आदमी ज्यादा लंबा ही नहीं चल पाएगा। राव साहब तो सबके डैडी निकले, पूरे 5 साल पूरे कर लिए उन्होंने अपने। और न केवल ये, उन्होंने फटाफट एक टीम बनाई और प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव ने अपने साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर और पी चिदम्बरम को कॉमर्स मिनिस्टर बना के जोड़ा। और इस ट्रायो ने मिलके भारत में क्रांति ला दी एलपीजी रिफॉर्म्स नाम की। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो आप जानते हैं, मैंने उसका बैकड्रॉप आपको बताया है। तो 91 में प्रेशर सरकार के पास ये था कि हमको अपना सोना गिरवी रख के पैसा उठाना पड़ रहा था आईएमएफ से।
हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज खत्म था तो हम तेल का आयात नहीं कर सकते थे, डोमेस्टिक इंस्टेबिलिटी थी मंडल कमीशन के बाद के आंदोलन के बाद, वगैरह वगैरह। सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो चुका था, दुनिया यूनिपोलर बन रही थी, फ्रांसिस फुकुयामा बोलने लग गए थे एंड ऑफ हिस्ट्री, एंड ऑफ हिस्ट्री, इट टुक अ चाइना टू अगेन स्टार्ट हिस्ट्री। तो प्यारे दोस्तों, दुनिया में 1991 से 1996 तक भारत में एलपीजी आया और पूरी भारत की अर्थव्यवस्था नियो लिबरल बना दी गई। समझ में आया? सरकार धीरे धीरे पीछे हटने लगी, मार्केट धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कई मायनों में यह बहुत अच्छा हुआ, कई मायनों में यह विनाशकारी हुआ है। ये एक तरीके से बहुत अच्छा हुआ, लोगों के पास प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की चॉइस आ गई। ये एक मायने में बहुत खराब रहा, सामाजिक असमानता खतरनाक रूप से बढ़ गई, क्योंकि जो पिछड़े थे वो पिछड़े ही रह गए इतनी सारी योजनाओं के बावजूद। सच्चाई यही है दोस्तों, आप माने ना माने। अब आप बोलेंगे कि आप कैसे कह सकते हो कि समाज अनइक्वल है? अरे हम नहीं कह रहे भैया, जिनी कोएफिशिएंट कह रहा है, आपको पता है ना। तो जिनी कोएफिशिएंट बेसिकली समाज में जो आय की असमानता उसको मेजर करता है, जिनी सूचकांक। क्या किया जिनी कोएफिशिएंट ने? आज ऑफिशियली सरकार का दावा है कि भारत का जिनी 0.35 के आसपास होगा। अनऑफिशियली जो रिसर्चर्स हैं, फील्ड में काम करते हैं, डेटा स्टडी करते हैं, उनका कहना है कि भारत दुनिया के सबसे अनइक्वल कंट्रीज में से एक हो चुका है, 0.65। वैसे भी ये तो सच्चाई है ना कि हर साल पैदा होने वाले जीडीपी का 1%, हर साल पैदा होने वाले जीडीपी का 50% से ज्यादा भारत के केवल 1% परिवारों के पास जा रहा है। ये मालूम है ना आपको? ये बहुत भयानक खबर है भैया। भारत में हर साल जो जीडीपी बनता है उसके आधे से ज्यादा पर कंट्रोल केवल 1% भारत के सबसे हाई इनकम अर्निंग परिवारों का है। तो ऐसा अनइक्वल समाज, और ये तो माइग्रेंट लेबरर्स की व्यथा से आपको समझ में आ ही जाना चाहिए, किस तरह से इगैलिटेरियन बन पाएगा, ये सरकार की स्कीमों में कोशिश की जाती है। बात समझ रहे हैं आप कैसे लिंक हो रहा है सब कुछ? तो ये नियो लिबरल इकोनॉमिक्स का जमाना आया, जो कई मायनों में बहुत अच्छा रहा, कई मायनों में बहुत खराब रहा। अच्छा किस मायने में रहा, आइए आपको थोड़ा बता दिया जाए। इंटीग्रेशन विथ वर्ल्ड इकोनॉमी। प्यारे दोस्तों, पहले तो हम दरवाजे खिड़कियां सब ताले लगा के बैठ गए थे। आपको याद है ना, भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से अंतर्मुखी हो गई, अनकॉम्पिटिटिव हो गई, इंपोर्ट ओरिएंटेड से हट गई और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड तो रही नहीं। तो नरसिम्हा राव जी ने क्या किया? उन्होंने किया डी लाइसेंसिंग, डी कंट्रोल, डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन। 3 बड़े काम। समझ में आया? डी लाइसेंसिंग यानी लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं रही, कंपनियां अपने नए प्रोजेक्ट ला सकती थी। डी कंट्रोल यानी प्राइसेस वगैरह हम तय नहीं करेंगे, मार्केट कंपनियां तय करें। डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन यानी नौकरशाही कम करना, लाल फीताशाही कम करना। डी लाइसेंसिंग, डी कंट्रोल, डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन। और चौथा है डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश। सरकार कंपनियां बेच के निकल पड़ेगी। ये जो 4 डीज थे, ये क्लासिक नियोलिबरल इकोनॉमिक्स है। तो हम करेंगे डी लाइसेंसिंग, डी कंट्रोल, डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट। वो आज तक चल रहा है वैसा का वैसा, लेकिन समाज में असमानता कम नहीं हो रही है। वो बहुत भयानक समस्या भारत के लिए बनी हुई है और पैंडेमिक के बाद ये और बढ़ जाएगी और सरकार को ही मैदान में उतर के संभालना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर नहीं संभाल सकता है। चेतावनी समझ लीजिए। तो दोस्तों, इंटीग्रेशन विथ वर्ल्ड इकोनॉमी हमें अब समझना है, ध्यान देंगे। हमें बहुत बड़ा फायदा यह हुआ कि भारत में अब प्राइवेट कंपनियां अपनी साइज बढ़ाने के बारे में सोचने लग गई, जो वो 1980s तक नहीं सोचती थी। फायदा क्या है? जब सरकार ज्यादा प्रोडक्शन ही नहीं करने देगी तो मैं आकार क्यों बढ़ाऊं? आपको सेशन में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा हो तो हमें बताइए, कौन सा हिस्सा आपको बहुत अच्छा लगा। कहीं आपकी राय हमसे अलग हो, दिल खोल के बताइए, कोई टेंशन नहीं है। यहां हर प्रकार के डिसेंट की पूरी अनुमति आजकल वैसे रहती नहीं, हमारे यहाँ पूरी है भैया। आप आराम से डिसेंट करें, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। आप बताएं तकनीकी रूप से हम कहीं गलत जा रहे हैं और आप सही हैं तो शेयर करो, हम आपसे सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक और शेयर जरूर करना, दोस्तों तक पहुंचाओ। जितना सपोर्ट आपसे मिलेगा उतने हम सेशंस लाते रहेंगे। ये हमारी तपस्या की सीरीज का 42nd डे का सेशन है, सभी के लिए यूजफुल है, हर एग्जाम, हर प्रोफेशनल। तो कंपनियां बोलती हैं कि मुझे अपनी साइज बढ़ानी है, साइज बढ़ानी है, साइज बढ़ानी है। तो उसका एक ही तरीका, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनो, दुनिया के साथ इंटीग्रेट करो। और क्योंकि अब बॉर्डर कंट्रोल्स बहुत सारे कम हो गए थे और 1980 से दुनिया में मल्टीनेशनल कंपनियों ने और पश्चिम ने, वेस्ट ने यानी पूरे पश्चिमी व्यवस्था ने ग्लोबलाइजेशन की आंधी चला दी थी, वैश्वीकरण की आंधी,
इसलिए अब सारी चीजें एक ही दिशा में बह रही थी, वैश्वीकरण 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 वैश्वीकरण, ट्रेड और फाइनेंशियल। दुनिया में दो तरह का वैश्वीकरण हुआ है बच्चों, 1980s 90s और 2000s में, व्यापारिक वैश्वीकरण, वित्तीय वैश्वीकरण। समझ में आया? और भारत उसका हिस्सा बन गया खुशी खुशी। हमको बहुत फायदा हुआ, हमारी कंपनियां बड़ी हुई, हम इंटीग्रेट हुए और हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर का उदय हुआ। फ्रेश इंजीनियर्स को हायर करके डॉलर बिलेबल बना दिया गया, जो अदरवाइज शायद डॉलर बिलेबल कभी नहीं बन पाते। इन्फोसिस जैसे लोगों ने बड़ी बड़ी अपनी मैसूरू यूनिवर्सिटी खोल के लोगों को ट्रेन कर करके डॉलर बिलेबल बना दिया। उनके योगदान की तो जितनी तारीफ की जाए कम है। अभी तक का सब समझ में आ गया? तो हम धीरे धीरे इंटीग्रेट होने लग गए। 1990s और 2000s में हमारा ग्रोथ रेट क्या रहा, पैरेलल में चाइना ने क्या किया, वो अभी बता रहा हूं। जब हम इंटीग्रेट होना शुरू हुए मेरे प्यारे दोस्तों, तो भारत में 3 बड़ी इंडस्ट्रीज बनी। ये जो 2000 से 2010 का फेज है ना गुरु, भारत में आया आईटी उद्योग, भारत में आया ऑटोमोबाइल उद्योग, भारत में आया फार्मास्यूटिकल उद्योग। 3 इंडस्ट्री पूरी जीरो से खड़ी हुई, करोड़ों नौकरियां बनी और भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 2000, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में आराम से 8 से 10% पर एनम रहता था भैया, रियल जीडीपी ग्रोथ रेट। आज नॉमिनल इसका आधा हो गया है। तो प्यारे दोस्तों, ये 3 नए सेक्टर्स बन गए, करोड़ों नौकरियां बन गई। द मोस्ट शॉकिंग थिंग इज फ्रॉम 2010 टू 2020 नॉट अ सिंगल न्यू इंडस्ट्री हैज इमर्ज्ड इन इंडिया। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम समझ में आई बेटा? भारत में 2010 के आगे आज तक एक भी नया उद्योग निर्मित नहीं हुआ है। तो यही समस्या है ना, नई नौकरियां आएंगी कहां से? और एग्जिस्टिंग उद्योगों में, पैंडेमिक के पहले की बात कर रहा हूं, पैंडेमिक के बाद तो जो हो रहा है वो हो रहा है। ऑटोमेशन चल रहा है। क्योंकि उसमें ऑटोमेशन चल रहा है तो समस्या क्या है? समस्या बहुत सरल है पूरी तरह से प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप समझ ही सकते हैं। दिक्कत यह है कि हम आज, क्षमा चाहता हूं, वो पीपीटी फिर से ला रहा हूं सामने आपके लिए। एक सेकंड का समय दीजिए, थोड़ा सा मैंने एक स्लाइड और ऐड कर ली इसी बीच, क्योंकि कुछ और नोट्स भी देने हैं। आप बराबर अपने नोट्स वगैरह सब बना रहे हैं ना? जो बातें मैं बता रहा हूं पॉइंट वाइज बनाते चलना, पूरा आपके पास एक अच्छा सा स्पीच ही तैयार हो जाएगा ऑलमोस्ट। यस और नो? यस सर, गुड। तो अगली स्लाइड भी हमारी तैयार हो गई। तो दोस्तों, जॉब जनरेट कहां से होंगे, ये चुनौती है ना। किस बिंदु पे थे बेटा हम? 1990s और 2000s पर आ गए हैं। यस और नो? तो इंटीग्रेशन विद वर्ल्ड इकोनॉमी हुआ और 1990s और 2000s में एक बहुत गजब की चीज हमें देखने को मिली। गवर्नमेंट्स केप्ट ऑन चेंजिंग। सरकारें लगातार बदलती चली गईं। तो सरकारें कैसे बदली? देखिए, भारत के पहले नेता थे पंडित नेहरू, 1964 तक रहे। फिर आए लाल बहादुर शास्त्री जी, कुछ समय रहे। फिर आई इंदिरा गांधी। फिर 77 में आई जनता पार्टी, उसमें आए मोरारजी भाई देसाई, चौधरी चरण सिंह। फिर 1980 में वापस आ गई इंदिरा गांधी। फिर 84 में आए राजीव गांधी। फिर 89 में आ गए वीपी सिंह। फिर उसके बाद आ गए चंद्रशेखर जी। फिर 91 में आ गए पीवी नरसिम्हा राव जी। फिर 95-96 में आ गए HD देवे गौड़ा और बाद में आए IK गुजराल। फिर आ गए अटल बिहारी वाजपेयी। फिर आए डॉक्टर मनमोहन सिंह। फिर आए नरेंद्र मोदी। 91 से 2020 का जो 30 साल का हमारा समय, मैंने सारे प्रधानमंत्रियों के नाम आपको बताए। सरकारें बदलती रहीं, सरकारें बदलती रहीं, सरकारें बदलती रहीं, लेकिन LPG और नियो लिबरल नीतियां किसी ने भी नहीं छोड़ी। क्यों नहीं छोड़ी, कभी सोचा है आपने? क्योंकि पूरी दुनिया का नैरेटिव वेस्ट ने यह सेट कर दिया था कि अगर कुछ है तो ग्लोबलाइजेशन है। ये दुनिया दुल्हन दुल्हन, ऐसा ही कुछ गीत है। ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। तो ये जो गाना था वो अमेरिकन ने हिट कर दिया। मजाक कर रहा हूं। बेसिकली द वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज। आज पैंडेमिक में हम इसी चीज को रो रहे हैं कि बिकॉज इट्स अ ग्लोबल विलेज सो द वायरस स्प्रेड सो फास्ट अक्रॉस 180 कंट्रीज। प्यारे दोस्तों,
भारत सरकार पूरी तरह आज भी इसी नैरेटिव पे चल रही। इसी नैरेटिव में कहते हैं डेफिसिट नहीं बढ़ना चाहिए, फिस्कल ग्लाइड पाथ होना चाहिए, देयर कैन बी नो फ्री लंचेस। और इस नैरेटिव के चलते सभी सरकारें, पीवी नरसिम्हा राव हो, एचडी देवेगौड़ा हो, आई के गुजराल हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, मनमोहन सिंह हो, अल्टीमेटली सब इस पे चले। हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकारें 10 साल तक एक पैरेलल ट्रैक और क्रिएट कर दिया, द राइट्स ट्रैक, अधिकारों का ट्रैक। उसमें उन्होंने राइट टू वर्क बनाया, मनरेगा दे दिया, जिससे करोड़ों लोगों के घर में खाना बनने लग गया। जी हां, मजाक नहीं कर रहा हूं। उन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन दे दिया, जिससे ट्रांसपेरेंसी आ गई। उन्होंने राइट टू एजुकेशन को अमली जामा पहना दिया, जिससे गरीबों के बच्चे जाके पढ़ने लग गए और उनको मिड डे मील मिलने लग गए। ये जो एक पैरेलल ट्रैक उन्होंने सामाजिक ट्रैक क्रिएट किया, इसका बहुत फायदा हुआ देश को 10 सालों में। लोग उसको इतना अप्रिशिएट कर नहीं पाते, लेकिन सच्चाई वही है। नियो लिबरल इकोनॉमिक्स में इसकी कोई जगह नहीं थी। ये मनमोहन सिंह की राइट्स की जो पूरी पॉलिटिक्स पैरेलल में चली, उससे अर्थव्यवस्था में करोड़ों वंचितों को बहुत जगह मिली। अब 1990s और 2000 में इस बिंदु पर हूं, फिर से आपको एक बार एजेंडा दिखा देता हूं। पैरेलल ट्रैक रहना चाहिए। ऐसा लग रहा था कि दुनिया में केवल एक ही रास्ता है आगे, और वो ये है ऊपर। The world economy can only grow, only grow, only grow. So we had more and more integration. और हमें तो बहुत अच्छे से याद है ना वो पूरा फेज 2001 से 2007 तक का, जब केवल जीडीपी ग्रोथ ऐसी होती थी। 2002 में चाइना WTO से जुड़ गया। अमेरिका की इच्छा थी कि चाइना धीरे धीरे डेमोक्रेटिक हो जाए। चाइना ने दुनिया को अथॉरिटेरियन बना डाला। और भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट आज से 10% पर एनम था, एंड द रिस्क वॉज टेम्ड। ऐसा कहते थे कि अब केवल तरक्की, केवल तरक्की, केवल तरक्की, एंड ऑफ हिस्ट्री। फ्रांसिस फुकुयामा, अब तो चाइना भी लिबरल हो जाएगा, रशिया तो हो ही गया है। बोरिस येल्त्सिन को अभी जाके 1-2 साल ही हुए थे, पुतिन को आकर 1-2 साल ही हुए थे 2000 में, 2001 में। उसके बाद उन्होंने जो गुल खिलाए वो किसी से छुपे नहीं है। तो ये कहानी थी प्यारे दोस्तों, इंटीग्रेशन विद इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी, और 1990s और 2000s की। भारत बहुत अच्छा कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक ही ठीक है। अचानक से अमेरिका की अर्थव्यवस्था में बने बुलबुले ने अपना कमाल दिखा दिया और एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2007 में फूट पड़ी, जिसको 2005 में रघुराम राजन ने प्रेडिक्ट कर दिया था। तो अमेरिका के बड़े बड़े सेंट्रल बैंकर्स ने उनका मजाक उड़ाया था ये बताएगा हमको, और 2007 में क्राइसिस आ गई। तो राजन जैसे टैलेंटेड लोगों को भारत को यूज करते आना चाहिए, वो हम अभी नहीं कर पा रहे हैं, जो भी कारण हो। क्या थी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस? सरल शब्दों में समझाता हूं। मेरा 2.5 घंटे का अलग लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल है, देख लेना। और ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। अमेरिका में 2000, 2001, 2002, 3, 4, 5 में जो वहां के सबसे बड़े नाम वाले सेंट्रल बैंकर थे, फेडरल रिजर्व के बॉस एलन ग्रीनस्पैन, उन्होंने मॉनेटरी एक्सपांशन की नीति अपनाई। यानी एक पूरा जो मौद्रिक विस्तारवाद की नीति होती है, रेट गिरा दो, इंटरेस्ट रेट, जो आरबीआई अभी कर रहा भारत में। वो इसलिए क्योंकि उस पर कुछ रिसेशन आया था, .com बस्ट था, वगैरह वगैरह। उसकी वजह से क्या हुआ कि इतना पैसे का प्रवाह हुआ अमेरिका के इकोनॉमी में कि एवरी बैंक, एवरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड गिविंग हाउसिंग लोन्स टू गुड, बैड, अगली, एवरीवन। तो लोगों को भर भर के लोन मिलने लग गए, लोगों ने घर खरीदने शुरू कर दिए। और घर खरीदो, उसकी प्राइस जैसी बढ़े तो फटाफट अगला घर खरीद लो, रीफाइनेंसिंग की पूरी स्कीम चालू हो गई, और लोग लगातार अपनी कीमतें बढ़ाते जाते, अगला बड़ा महंगा घर खरीदते, अगली कीमत बढ़ती, चलता गया चलता गया। और ऐसे कई लोगों ने लोन ले लिए जिनके पास चुकाने की क्षमता लिमिटेड थी। When the going was good, it was all good. It is only when the tide goes out that you know who was swimming naked. तब तक पता ही नहीं चलता है। अब यहां तक होता तो भी बात ठीक थी। जो बड़े बड़े एमबीए थे फाइनेंस के, उन्होंने इसमें बारूद और पेट्रोल भर के चिंगारी एक ऐसी बना दी और ऐसी आग लगा दी कि विस्फोट हो गया। उन्होंने क्या किया कि ये सब जो हो रहा था, तो उन्होंने बैंकों से सारे लोन के डॉक्यूमेंट लेके उनके पूरे कोलेट्रल सिक्योरिटीज क्रिएट कर दी। सारे बैंकों के दस्तावेजों को लेके उनको चॉप करके ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी क्रिएट करके इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट्स रेडी कर दिए। और उन इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट को इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने, ये लोन वाले बैंक नहीं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने दुनिया भर में सेल कर दिया कि देखो अमेरिका के हाउसिंग मार्केट के लोन से ये तो इन्वेस्टमेंट है, करो, खूब पैसा मिलेगा, क्योंकि रिपेमेंट तो हो गई ना अमेरिका, यहां थोड़ी गलती होती है। तो दुनिया भर के लोगों ने वो कोलैटरलाइज डेट ऑब्लिगेशन, सीडीओ इक्विपमेंट का नाम था, खरीदने शुरू कर दिया, इंस्ट्रूमेंट का नाम। और तो और बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज ने बिना देखे उनको सीडीएस कर दिया, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, कि हाँ ये तो सब इंश्योर्ड है, बढ़िया, कोई टेंशन नहीं। तो दुनिया से $अरबों इन्वेस्ट हो गए उसमें। और अचानक से 2005, 6, 7 में हाउसिंग मार्केट बैठ गया।
तो जो सबसे कमजोर और गरीब वर्ग के लोग जिनके पास हाउसेस थे वो अपने लोन का रिपेमेंट नहीं कर पाए, इंस्टॉलमेंट्स आनी बंद हो गई, पूरी की पूरी साइकिल जैम हो गई, फाइनेंशियल सेक्टर का एक दूसरे पे भरोसा रुक गया, चक्का घूमना बंद हो गया, पूरी इकोनॉमी स्टॉल हो गई 2007 में। तो फिर अमेरिकी सरकार को तुरंत एक $1 ट्रिलियन का ट्रबल्ड एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम लाना पड़ा, TARP, नहीं तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था डूब जाती। 2007-8 के बाद से अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था आर्टिफिशियल हवा पे चल रही है, सेंट्रल बैंक के पैसे पे, जिससे फिर से स्टॉक मार्केट में उछाल आ गया। आज की तारीख में दुनिया भर के स्टॉक मार्केट दुनिया की रियल इकोनॉमी से पूरी तरह से डीलिंक हो चुके हैं। Whatever happens in the stock market has practically no link with the real economy। वो पूरा सेंट्रल बैंक की लिक्विडिटी का खेल चल रहा है। तो अपनी जोखिम पे पैसा लगाना अगर लगाना हो तो, क्योंकि वो खेला एक अलग ही खेला हो चुका है पूरा, और ये 2008 के बाद से हुआ है। तो दोस्तों, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2007 में आई और वो बुलबुला इतनी बुरी तरह से फूटा कि उसके बाद दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स को काटो तो खून नहीं, और द मार्केट्स कोलैप्स्ड, economies collapsed, jobs collapsed, trade shrunk, global GDP shrunk, और हर देश को फिस्कल स्टिमुलस लाना पड़ा, यानी राजकोषीय समर्थन पैकेज, नहीं तो अर्थव्यवस्था ठप हो जाती। जब भी अर्थव्यवस्था ठप होती है, केवल एक आदमी है देश में जो उसको चला सकता है, कौन है वो? सरकार। और अगर सरकार उस वक्त बोलेगी कि नहीं 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 हम नहीं कर सकते, तो कोई चला नहीं सकता, अर्थव्यवस्था रिसेशन से डिप्रेशन में चली जाएगी। 1929 का डिप्रेशन सबको याद था, उसके बाद हिटलर का उदय सबको याद था, इसलिए बैरक ओबामा की सरकार ने 2008 से 10 के बीच में लंबा चौड़ा स्टिमुलस अमेरिका में लाया। समझ में आया? और अर्थव्यवस्था बच गई, और एक पूरी नकली सेंट्रल बैंक लिक्विडिटी ड्रिवन अर्थव्यवस्था बन गई। वो कहानी आज तक जारी है। अरे भाई, अभी पैंडेमिक के बाद भी तो उन्होंने $2.5 ट्रिलियन का पैकेज दिया ना, स्टॉक मार्केट उछलने लग गए, तो नकली उछाल है ना। भारत ने क्या किया? डॉक्टर मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम और प्रणब मुखर्जी स्टिमुलस लेकर आ गए, और किसी तरह भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह जैम होने से बचा लिया। लेकिन यही वो दौर भी था जब बहुत सारे एनपीए क्रिएट होना शुरू हुए थे। तो एनपीए क्रिएट कैसे हुए? स्टिमुलस से अर्थव्यवस्था तो बच गई, इसमें बहुत सारे टैक्स कट्स थे, बहुत सारा कम रेट पे मॉनेटरी, दो तरह के होते हैं ना, एक तो फिस्कल जो सरकार दे सकती है, टैक्स गिरा दो, एक होता है मॉनेटरी जो आरबीआई दे सकता है, इंटरेस्ट रेट गिरा दो। बात समझ रहे हैं? एनपीएस बहुत बड़े स्केल पर भारत में बनना शुरू हुए 2008, 9, 10, 11, 12। आज तक ये मामला सुलझ ही नहीं पाया है। पैंडेमिक के बाद ये बढ़ेगा, कम नहीं होगा, समझ के लीजिए। भारत में बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आ रहे थे दोस्तों 2004, 5, 6, 7, 8, 9 में। भारत में लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का कल्चर ही खत्म हो गया था, जो कि 70-80 में होता था। आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, आईएफसीआई, इनको कहते हैं डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये सब नरसिम्हा राव जी के नियो लिबरल के चक्कर में डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं रहे, ये सारे रिटेल बैंक बन गए। समझ में? तो लॉन्ग टर्म इंफ्रा फाइनेंसिंग भारत में खत्म हो गई प्रैक्टिकली, और ये सब बन गए कमर्शियल बैंक, तो इनसे तो मिलनी नहीं थी। अब सरकार ने ये इंश्योर किया कि पब्लिक सेक्टर बैंकों से इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को खूब लोन्स मिले ताकि प्रोजेक्ट्स हों, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास वो एक्सपर्टीज ही नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोसेस का सही असेसमेंट कर पाए। अब क्योंकि ऑल राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ऑल बोट्स, एक उछलती हुई लहर पे तो सारी नौकाएं ऊपर जाती हैं, तो सबको लगता है मैं चैंपियन। वो तो लहर धप्पा से नीचे बैठी तो पता चलता कि कौन कौन बिना कपड़ों के नहा रहे थे। इट इज ओनली व्हेन द टाइड गोज आउट दैट यू रियलाइज हु ऑल इज नेकेड। ये फाइनेंशियल मार्केट्स के दो बड़े अच्छे स्टेटमेंट्स हैं। राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ऑल द बोट्स एंड इट्स ओनली व्हेन द टाइड गोज आउट यू रियलाइज हु ऑल वाज स्विमिंग नेकेड। सो द टाइड वेंट आउट विद दिस, और सारी कहानी सामने आ गई। तो वो समस्या आज तक बनी हुई है। आपको समझ में आया ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने क्या किया? उसके बाद से आरबीआई का रोल बहुत बदला, सरकार का रोल बहुत बदला, काफी कुछ अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लगातार आते रहे। लेकिन वो जो हम कहते हैं रा 2000s, वो पूरी तरह से खत्म हो गया। वो समय फिर कभी भी लौट के नहीं आया। जीडीपी बहुत मॉडरेट हो गया उसके बाद सारी दुनिया में, सिर्फ भारत में ही नहीं। अमेरिका में तो काफी गिरा, यूरोप में तो उनकी एक सोवरेन डेट क्राइसिस आ गई, कैसे निकले वही लोग जानते हैं। तो अब हम बात करेंगे प्यारे दोस्तों 2000 से 2019 एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी पर। उसके बाद फिर समरी की तरफ चलेंगे। तो भारत में अब स्थिति क्या है अर्थव्यवस्था में? देखिए, अब स्थिति यह है अर्थव्यवस्था में कि 2000 से 2010 की कहानी मैंने पूरी बता दी। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया।
लेकिन लोगों का ऑप्टिमिज्म कम नहीं हुआ था। तो 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक क्या हमारे यहां का डायनामिक था, समझ लीजिए। देखिए, भारत के जीडीपी के 6 बड़े इंजन कहलाते हैं, है ना। जिसने थोड़ा बहुत भी जीडीपी की इक्वेशन सीखी है उसको पता है कि एक्सपेंडिचर साइड से जब जीडीपी को मेजर किया जाता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, निजी अंतिम उपभोक्ता व्यय जो हम अपनी जेब से खर्च करते हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, सकल स्थिर पूंजी निर्माण, ये इन्वेस्टमेंट शो करता है, ये कंजम्पशन शो करता है, नेट एक्सपोर्ट्स यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी जो आपके शुद्ध निर्यात होते हैं। भारत के काफी कम ही रहे, हमारा तो ट्रेड डेफिसिट ही चलता रहा है ना कंटिन्यूसली, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट अगर करेंगे तो। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सरकार भी तो खरीदती है ना चीजें, तो वो सरकार की तरफ से जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, और ऐसे दो और छोटे छोटे हेड, वैल्यूएबल, चेंज इन स्टॉक एक्सेट्रा। भारत के जीडीपी में 60% से ज्यादा योगदान प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है भैया, और ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 27% का योगदान देता है। मतलब अगर भारत के घर बार कंजम्पशन कम कर दें तो 60% जीडीपी कम होने लगेगा, और अगर भारत की कंपनियां निवेश करना बंद कर दें तो ये 27%। ये दोनों इंजन पिछले 3 साल से पूरी तरह से नीचे आ गए, और पैंडेमिक के बाद अभी बंद हो चुके हैं। आपको बात समझ में आ रही है? अगर आप ये 6 इंजन समझ गए आज, अब मैं आपको थोड़ा बहुत मजेदार एक फैक्ट बताने जा रहा हूं। 2010 से लेके 2016 तक की कहानी उम्मीदों की। देखिए, जब भी किसी इंसान के मन में उम्मीद होती है तो वो खर्चा करता है, वो अपनी सेविंग्स को यूज करके कंजम्पशन करता है, क्योंकि उसको कल की उम्मीद है कि सैलरी बढ़ने वाली है, दुनिया बेहतर होगी। जब इंसान की उम्मीदें खत्म हो जाती हैं तो जो वो खर्चा करने वाला होता है उसकी सेविंग कर लेता है। सो व्हेन द गोइंग इज गुड एंड पीपल आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर, दे यूज देयर सेविंग टू स्पेंड। But when the going turns bad, the wages are not rising, your agriculture prices are not coming good and fruitful, you will save from your possible consumption. तो भारत में 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक लोग स्पेंड करते रहे अपनी सेविंग्स को। एनबीएफसीज ने भी भर भर के लोन दिए, पूरा रिटेल बैंकिंग पे शिफ्ट हो गया था खेला, और लोगों ने अपनी सेविंग्स भी बहुत सारी कंज्यूम कर ली, क्योंकि उम्मीद थी कल को सब सही होगा, अच्छा होगा, नौकरी बढ़ेगी सब। 16 के बाद से कहानी उल्टी हो गई, डिमोनेटाइजेशन और दूसरी चीजों के बाद से लोगों ने कंजम्पशन कम कर दिया और पैसा बचाना शुरू कर दिया, डीलीवरेजिंग शुरू कर दी। इसका प्रभाव सीधे, ये मैंने बहुत बड़ी मैक्रो इकोनॉमिक की फैक्ट आपको बताई है, बहुत अच्छे से समझना। इसका सीधा सीधा प्रभाव भारत के जीडीपी में 7 तिमाहियों तक लगातार आई गिरावट ग्रोथ रेट में। कहां 8-9% रियल जीडीपी ग्रोथ, और कहां गिरते 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 4 या 5% रियल आ जाए उसके लिए तड़प उठे सब। और ये इसलिए क्योंकि लोगों ने कंजम्पशन ही कम कर दिया, क्योंकि फ्यूचर की उम्मीद कम हो गई। मैक्रो इकोनॉमी के फिगर्स आप छुपा थोड़ी सकते हो एक स्टेज के बाद, सब कनेक्टेड है भैया आपस में। बात समझ में आ रही है आपको क्या हुआ अर्थव्यवस्था में? ये सब चलता रहा है 2019 तक। आई होप दैट इज वेरी क्लियर। अब फ्रॉम स्पेंडिंग फ्रॉम योर सेविंग्स बिकॉज यू आर होपफुल टू सेविंग फ्रॉम योर स्पेंडिंग बिकॉज यू आर लेस होपफुल, काफी बड़ा टर्न अराउंड आ गया भारत में। एम्प्लॉयमेंट की स्थिति बेहद विकट हो गई। मैं 17, 18, 19 की बात कर रहा हूं। गरीबी का इंसिडेंस 2011-12 से लेकर 2018 तक बढ़ा है। इसका सबूत है मंथली हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का गिर जाना रूरल एरियाज में, और अर्बन एरियाज में फ्लैट रहना। और भारत सरकार द्वारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे की 2017-18 की रिपोर्ट एनएसओ ने जो बनाई थी उसको स्क्रैप कर देना। यह इसका सबसे बड़ा सबूत था कि गरीबी बढ़ गई है। और इनइक्वालिटी अनेक स्तरों पर, जिनी कोएफिशिएंट मैं आपको बता चुका हूं। तो हम 2019 को जब समाप्त हमने वर्ष को किया, अब हमारे की अजम्पशन, रियलिटीज और फाइनल समरी पे, तो अर्थव्यवस्था पे तनाव काफी था। हमें नए नए निवेशों की बहुत आवश्यकता थी। इसीलिए भारत सरकार एक बहुत अच्छा कार्यक्रम लाई, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, राष्ट्रीय अधोसंरचना पाइपलाइन। 5 साल का प्रोजेक्ट है, 102 लाख करोड़ हम इन्वेस्ट करेंगे, अच्छी बात है। ये सारी बातें हुई। अब आ गया पैंडेमिक। तो आज की तारीख में हमारे की फीचर्स और अजम्पशंस क्या हैं, और अर्थव्यवस्था की आज की समरी क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था 203 लाख करोड़ के साथ 2019-20 में
दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में आ गई। पीपीपी बेसिस पे हम तीसरे नंबर पर आ गए। परचेजिंग पावर पैरिटी को मैं इसलिए अब इतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं मानता हूं, क्योंकि परचेजिंग पावर पैरिटी में आप अगर पर कैपिटा इनकम को $2000 प्रति व्यक्ति मान के चल रहे हैं, तो जो अत्यंत अमीर हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर तो बहुत भयंकर हुआ ना पिछले कुछ सालों में, और जो अत्यंत गरीब हैं वो दोनों ही उसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो पीपीपी को एक मिनट छोड़ें और रियल जीडीपी की बेसिस पे बात करें हम, मतलब नॉमिनल जीडीपी इंटरनेशनल डॉलर में, तो 203 लाख करोड़ यानी कि 2.7 ट्रिलियन, जिसको प्रधानमंत्री चाहते थे कि 5 ट्रिलियन तक जाए। एम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो बहुत ग्रिम था। भारत सरकार इसीलिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन लेकर आई और एक टारगेट था कि हर साल हम 5, 6, 7, 8% से ग्रो करेंगे। सरकार ने 2019 में एक बजट लोकसभा के पहले पीयूष गोयल लाए, लोकसभा के बाद सीतारमन मैडम जुलाई में लाई, उसके बाद 5 मिनी बजट आए अलग अलग बड़ी अनाउंसमेंट्स के, जिससे समझ में आया कि वो स्लोडाउन से लड़ने का स्टिमुलस बजट में नहीं लाना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। और फिर फरवरी 2020 में जो बजट आया वो आश्चर्यजनक रूप से स्लोडाउन के लेकर चुप था, और फिर पैंडेमिक आ गया। आज भारतीय अर्थव्यवस्था अब कॉन्ट्रैक्शन के दौर में आ गई है। 203 लाख करोड़ का हमारा फिगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा इस साल। कितना होगा किसी को नहीं पता, 2%, 5%, 10%, 20%, अभी नहीं पता, वो हमें मालूम चलेगा अगले साल मार्च में। अब जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो नौकरियों का विध्वंस होगा, नौकरियां बनेंगी थोड़ी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, करोड़ों नौकरियां जाएंगी। सबसे बड़ी मार पड़ेगी इनफॉर्मल सेक्टर को, जो भारत का 90% एम्प्लॉयमेंट चलाता है। एक फॉर्मूला है भारत के लेबर के लिए, 65, 35, 15, 85। 65% होती है हमारी कृषि, उसको छोड़ दो। बचे हुए 35% लोग काम करते हैं गैर कृषि में, उसमें 15% है ऑर्गेनाइज्ड, 85% है अनऑर्गेनाइज। ये अनऑर्गेनाइज को मार पड़ गई है, जैसे भी डीमो जीएसटी ने तो मार मारी, लेकिन उसके अलावा अब ये पैंडेमिक की वजह से, यहां से आगे अगर हमें $5 ट्रिलियन का लक्ष्य पूरा करना है, अब ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, अपने आप तो ये होगा नहीं। सरकार को जीडीपी के 10% का स्टिमुलस जल्दी लाना चाहिए। एफआरबीएम के एडवाइस देने वाले, फाइनेंस कमीशन, दुनिया भर की रेटिंग एजेंसीज, इन सबको नमस्कार करके घर के बाहर निकाल देना चाहिए कुछ सालों के लिए, 2 सालों के लिए कम से कम। नहीं तो आप फिस्कल डेफिसिट तो बचा लोगे, अर्थव्यवस्था नहीं बचा पाओगे, नौकरियां नहीं बचा पाओगे, गरीबी का इंसिडेंस बढ़ेगा उसको नहीं रोक पाओगे, असमानता खतरनाक स्तर पे बढ़ जाएगी उसको नहीं रोक पाओगे, फूड इनसिक्योरिटी फिर से आना शुरू होगी। वैसे फूड इनसिक्योरिटी के बारे में इतना बोलूंगा, प्रोडक्शन की कहीं कोई कमी नहीं है, अब प्रॉब्लम इनकम्स की आ गई है। प्रोडक्शन इज नॉट एन इश्यू इन इंडिया नाउ। 300 मिलियन टन का तो हमारा फूड ग्रेन हो जाएगा मोटा मोटा, और हॉर्टिकल्चर 330। तो प्रॉब्लम इज नॉट दैट ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉब्लम विल बी रियल वेजेस, दैट इज अ ह्यूज 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 कंसर्न। तो दोस्तों, भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है अगले 20 से 30 सालों में। अभी की चुनौतियां बहुत विकट हैं, और अब सरकार को ही एक अच्छे शेफर्ड की तरह इसे गाइड करके बाहर निकालना पड़ेगा। वो न्यू लिबरल पॉलिसी से नहीं हो पाएगा। आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा तो आपको बात समझ में आएगी। तो हमने आज जो सबसे बड़े टॉप लेवल के फंडे हैं हमारी अर्थव्यवस्था के समझने की कोशिश की है। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इस पे तो 6 महीने पढ़ाओ तो भी कम है, लेकिन 1.5 घंटे में एक बिगिनर को तो इतना ही बताया जा सकता है। तो अगर आप प्रधानमंत्री आज बन जाएं तो मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि एम्प्लॉयमेंट पे बहुत फोकस करें, पॉवर्टी इंसिडेंस मिनिमाइजेशन एंड कंजम्पशन इंक्रीज पे फोकस करें, इनइक्वालिटी रिडक्शन और जिनी कोएफिशिएंट रिडक्शन पर फोकस करें। क्योंकि एक बेसिक बात ध्यान रखिएगा, भारत की अधिकांश आबादी अगर डिमांड कंज्यूम नहीं करेगी, मतलब डिमांड नहीं होगी कंजम्पशन की, तो आपका 60-65% जीडीपी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का ठंडा पड़ जाएगा। तो बड़े बड़े रईस लोगों की फैक्ट्रियों से निकले उत्पाद खरीदेगा कौन? अल्टीमेटली डिमांड तो बॉटम ऑफ द पिरामिड से ही आएगी। तो ये कहानी है भारतीय अर्थव्यवस्था की, एक मजेदार कहानी है। 1.5 घंटे में जितना बता सकता था इंपॉर्टेंट चीजें बताई। मैं जानता हूं बहुत सी और चीजें भी हैं, लेकिन समय सीमित है इस फॉर्मेट में। क्या क्या चीजें और हम कवर कर सकते थे, हमें आप बताइए, और अगले सेशन में आप हमसे क्या पढ़ना चाहेंगे, डू लेट अस नो। अगर सेशन अच्छा लगा तो अभी कभी इस लिंक पर जाएं और हमारे लिए खूबसूरत सा टेस्टिमोनियल लिखें, हमें बहुत खुशी होगी। अगले सेशन में आपका टेस्टिमोनियल भी ले लेंगे। आईएएस एकेडमी के शानदार कोर्सेस हैं, सैकड़ों लेक्चर के कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेस हार्ड डिस्क ऑनलाइन दोनों में उपलब्ध हैं। आज के आज एनरोल कर लें, इसका पूरा लाभ लें। सेशन अच्छा लगा हो तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लिंक हमने दी हुई है। शिवम राजपूत, नेहा चौहान, गगन कुमार हमारे साथ अलग अलग शहरों से जुड़े हुए हैं तपस्या में, आप भी जुड़ सकते हैं, लिंक हमने दी है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इतना ही।
शाम को 7 बजे जो पीटी ऐप पर आज रिलीज हो जाएगा पीडीएफ, उसमें आपको गवर्नमेंट स्कीम्स का भी ये कंटेंट मिल जाएगा। ये हम पैरेलल आपको पढ़ने के लिए दे रहे हैं, अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। ये शाम के पीडीएफ में मिल जाएगा, काफी डिटेल्ड पूरा कंटेंट है। और प्यारे प्यारे बच्चे हैं शिवांकर, लीधा मेढी, रिपुंजय कौशिक और प्रीलिम्स एमसीक्यू 10 सुपर क्वेश्चंस आपके लिए। तो आज ये 420, 410 हो चुके हैं, अभी 420 हो जाएंगे। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस यहां दिए हैं और कुछ प्यारे प्यारे टेस्टिमोनियल, आकाश बंसल, निहारिका मनन, आदित्य सिंह। इन्हें अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, ये सब आप ही के लिए है। ये स्टडी मटेरियल है जो आज शाम को रिलीज हो जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ लीजिए, आप ही के लिए है। तो इसी के साथ प्यारे साथियों, आज का हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था का सेशन यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करेंगे आप सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, दुनिया में इसकी चमक को फैलाएंगे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। अब हम आपसे मंडे को मिलेंगे हमारे डे 43 के तपस्या के अगले सेशन में। आप हमसे क्या पढ़ना चाहते हैं बता दो और हम आपको वो पढ़ा देंगे। नमस्ते, जय हिंद।